अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए नावल लेकर आई हूँ। नावल का नाम है सीप का मोती और इसके राइटर हैं ज़ैनब अंसारी। बहुत अच्छा नावल लिखा है इन्होंने, ज़बरदस्त है। इनके व्यूज़ बहुत अच्छे थे। तो इस नावल को आप शुरू करते हैं। ये मंजर डिफेंस के इलाके में खड़े इस खूबसूरत बंगले का है जिसमें रहने वाला हर शख्स आज हमारे खुशी की हवाओं में फिर रहा था। वजह घर के दो बड़े बच्चों का निकाह था जिसने इस बंगले में रहने वाले दो भाइयों की मोहब्बत को मज़ीद गहरा कर दिया था। जमील साहब और असगर साहब पिछले 25 साल से इस बंगले में मुकीम थे। दोनों में बेहद मोहब्बत थी। हमेशा से एक ही बिजनेस, एक ही घर और अब बच्चों के निकाह ने इन्हें मज़ीद जोड़ दिया था। इनकी बेगमात दिलशाद बेगम और शगुफ्ता बेगम भी सगी बहनें थीं। जमील साहब और दिलशाद बेगम के 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। इनकी सबसे बड़ी बेटी आयशा थी जो कि इस वक्त 18 साल की थी। आयशा के बाद एक अरसे तक इनके यहाँ कोई औलाद ना हुई। फिर अल्लाह ने इन्हें 3 बार जुड़वा बच्चों से नवाजा। आयशा के बाद 8 साला उमर और रिमशा थे। इनके बाद 7 साला अली और अनुषा थे और इनके बाद 6 साला जिशान और नाजिश थे। यही हाल असगर साहब और शगुफ्ता बेगम का भी था। इनका सबसे बड़ा बेटा अनीस असद था जिसके बाद अल्लाह ने इन्हें भी अरसे बाद बहू 3 जोड़ियां अता की थी। इसके बाद 9 साला अहमद और दानिश, इनके बाद 7 साला तैमूर और जमरान के बाद 6 साला हादिया और फातिमा थे। बहुत बहुत मुबारक हो भाभी, माशाल्लाह, अल्लाह मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखे। जमील साहब और असगर साहब की इकलौती बहन ज़ैनब बेगम ने मुस्कुराकर कहा, आमीन। ज़ैनब, तुम ख़याम को नहीं लाई? दिलशाद बेगम ने ज़ैनब बेगम और हसन साहब के इकलौते बेटे ख़याम के बारे में पूछा। इनकी शादी को 17 साल हो चुके थे पर शादी के 14 साल बाद भी इनके यहाँ औलाद ना हुई तो वो शदीद मायूस रहने लगी। ऐसे में लोगों के ताने और तंज इनके लिए जलती पर नमक छिड़कने का काम करते थे। ससुराल के नाम पर इनकी सिर्फ एक देवर थे जिनकी 2 बेटियां थी। फैज़ान साहब और रज़िया बेगम ने भरपूर कोशिश की कि हसन साहब की दूसरी शादी करवाने की, पर वो ये कहकर टाल देते कि अगर इनकी किस्मत में औलाद होती तो ज़ैनब से ही हो जाती। लेकिन ये ज़माना और इसके लोग कहाँ समझते हैं किसी को। लोगों की बातों से तंग आकर हसन साहब ज़ैनब को लेकर दुबई शिफ्ट हो गए, जहाँ 1 साल बाद ही अल्लाह ने इन्हें ख़याम से नवाज दिया। ख़याम की पैदाइश के बाद क़याम की पैदाइश के फ़ौरन बाद ही हसन साहब वापस पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने ख़याम हाउस के नाम से एक खूबसूरत बंगला बनवाया, जहां वो और ज़ैनब अपनी ज़िंदगी के कुल हासिल ख़याम के साथ एक अलग ही आशियाना बनाए बैठे थे। बस सो रहा था तो मैं नहीं लाई, ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा। ये क्या बात हुई पुप्पो, आप इसे भी ले आती ना, आयशा ने कहा। अरे भाई, अभी से इतना ना उछलो दुल्हन साहिबा, हमारे जाने के बाद तुमने ही संभालना है इसे, ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा। वो सब आज उम्रे पर रवाना हो रहे थे। पर पुप्पो, आप भी तो आप अब खुद ही बिजी होने वाली हैं, क्यों असद भाई? पास खड़े उमर ने शरीर लहजे में कहा, जिस पर आशा ने इससे घूरा। ओए चुप कर, असद ने इसे टोका। लाला अभी से इतनी हमायत, हादिया ने कहा। बारी बारी सब ही बच्चे इन्हें छेड़ रहे थे। चलिए अब निकलना चाहिए, असगर साहब ने कहा, जिस पर सभी उठ गए। इनकी फ़्लाइट का टाइम हो रहा था। अच्छा बच्चों, अपना ध्यान रखना। शगुफ्ता बेगम सबसे मिलकर गाड़ी में बैठ गई। इनके साथ बाकी सब भी बैठ गए। ज़ैनब जाती जाती एक ख्याल के तहत मुड़ी और आयशा के दोनों हाथ थामे। मेरे ख़याम का ख्याल रखना आयशा, वो कोई सोना चांदी नहीं है, ना ही कोई हीरा है। वो मेरी ज़िंदगी का महवर है, मेरी कुल कायनात मेरा मोती है। वो पानी में डूबे सीप का मोती, बेहद शफाफ। इसे मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। मुझसे वादा करो आयशा, तुम मेरी मोती का ख्याल रखोगी। ज़ैनब इसकी आंखों में देखकर न जाने किस कैफियत से कह रही थी। मैं वादा करती हूँ पुप्पो, आपके मोती का ख्याल रखूंगी, आप बेफिक्र हैं। आयशा के कहने पर उन्होंने मोहब्बत से इसका माथा चूमा और गाड़ी में सवार हो गई और देखते ही देखते गाड़ी नज़रों से ओझल हो गई। हेलो जी, कौन? आशा ने ज़ैनब के घर के नंबर पर फ़ोन किया तो कोई न सुनानी आवाज़ सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आशा बात कर रही हूँ, ज़ैनब पुप्पो की भतीजी। क्या मैं ख़याम से बात कर सकती हूँ? जी मैम, आप होल्ड करें, मैं ख़याम सर को बुलाती हूँ।
रोज़ी जो कि ख़याम की केयर टेकर थी, इसने कहा, हेलो अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर बाद फ़ोन में किसी बच्चे की आवाज़ गूंजी। वालेकुम अस्सलाम ख़याम, कैसे हो? आयशा ने पूछा। मैं ठीक हूँ, आप कौन हो? ख़याम ने जवाब देकर पूछा। मैं आयशा बात कर रही हूँ, आपके बड़े मामू की बेटी। पहचाना मुझे? आयशा ने तारुफ करवाया। चूँकि ख़याम बहुत कम बार ही अपने ननिहाल गया था तो इसे किसी का कुछ ख़ास इल्म नहीं था। जी, मामा ने बताया था आपके बारे में, ख़याम ने कहा। अच्छा, क्या बताया था? आयशा ने तजस्सुस से पूछा। यही कि हमारे जाने के बाद तुम्हारी आपी तुम्हें कॉल करेंगी, और ये भी कहा था कि आयशा आपी तुम्हारा ख्याल रखेंगी और मैं आपको बिल्कुल भी तंग ना करूँ। ख़याम ने पूरी बात बताई। अच्छा, तो बताओ, कोई परेशानी तो नहीं, बोर तो नहीं हो रहे अकेले? आयशा ने पूछा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस मैं मामा बाबा को मिस कर रहा हूँ। ख़याम का लहजा आखिर में अफसुदा हो गया। और तो आप इनको कॉल कर लेना और परेशान ना हो, वो जल्दी आ जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपको रोज़ इसी नंबर से कॉल करूँगी। ओके, आयशा ने कहा। ओके आपी, थैंक यू, ख़याम ने मुस्कुरा कर कहा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ख़याम ने कॉल काट दी और दूसरी तरफ आयशा भी इससे बात करके मुतमिन होती उठ गई। अब मामूल ये था कि आयशा और असद मिलकर सब बच्चों और पूरे घर को संभाल रहे थे। असद पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस भी देख रहा था, जबकि आयशा भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों और घर की पूरी देखभाल कर रही थी। और इस दौरान वो बाकायदगी से ख़याम से बात करती थी। ख़याम ने इसे कभी देखा ना था, पर वो फ़ोन पर ही इससे काफ़ी मायूस हो गया था। वो अब अक्सर घंटों इससे बातें करता था। इसके देर से फ़ोन करने पर नाराज़ होता था। दूसरी तरफ आशा को भी इससे खुसूसी लगाव हो गया था। वजह इनमें होने वाली वो गुफ्तगू थी। आप ही, मैं बस शूज़ पहन रहा हूँ, आप देखना, मैं मामा बाबा के आने से पहले पहुँच जाऊँगा। ख़याम जल्दी से शूज़ पहनता साथ साथ आयशा से बात कर रहा था। आज ज़ैनब लोग वापस आ रहे थे। मेरी जान, आराम से, आप लेट हो चुके हैं। आपके असद भाई तो अब वापस आने वाले होंगे सबको लेकर, आयशा ने कहा। नहीं, आप देखना, मैं वक़्त पर पहुंच जाऊंगा। ख़याम इत्मीनान से बोला। लो भी आ गए वो लोग, तुम अब आराम से आना। आयशा ने असद को अंदर आते देखा तो कहा, आप ही मेरी मामा से बात करवाएं ना। ख़याम ने चहकर कहा, लेकिन दूसरी जानिब आयशा ने कोई जवाब ना दिया। वो बस अकेले आते असद को देख रही थी, जिसका चेहरा और आंखें सुर्ख हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोकर आया हो। असद, क्या हुआ? आप अकेले क्यों आ रहे हैं? बाकी सब कहाँ हैं? आयशा ने घबराते हुए पूछा। इसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। बाकी बच्चे भी असद की तरफ मतवज्जो थे। आयशा, बाबा लोगों का प्लान क्रैश हो गया। असद इतना बोलकर फुट फुट कर रो दिए, जबकि इसकी बात आयशा और फ़ोन सुनता ख़याम दोनों शशदर रह गए। मामा, बाबा, बाकी बच्चे रो रहे थे। असद और आयशा सबको साथ लगाए ज़मीन पर बैठे रो रहे थे। दूसरी जानिब ख़याम को समझ नहीं आ रही थी कि वो किसके गले लग कर रोए। लम्हों में इन पर क़यामत टूट पड़ी थी। पल भर में वो सब ही माँ बाप के साय से महरूम हो गए थे, और ये इनकी बदकिस्मती ही थी कि आखिरी बार इन्हें देख भी नहीं पाए थे। वक़्त का काम है गुजरना, सो वो गुजरता गया। आज इस वाक़े को पूरे 10 दिन हो चुके थे। इन 10 दिनों में पूरे घर में अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। कोई किसी से बात ना करता था, सब ही दुखी थे। पर वो जानते थे कि अब इन्हें तसल्ली देने वाला कोई नहीं है। रिश्तेदार कुछ दिन आते रहे, फिर जैसे इनके लिए ये वाक़या पुराना हो गया, और इस घर में मुकीम 14 जी नफीस हर वक्त एक दूसरे से नज़रें चुराते रोते रहते। इस दौरान असद ने खुद को संभाल रखा। वो समझ गया था कि अब इन सबकी कफालत इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो किसी रिश्तेदार पर एतबार नहीं कर सकता, क्योंकि यतीमों के साथ जो सलूक हमारा माशा करता है वो मोहताज बयान नहीं है। इसलिए असद ने जमील साहब के बचपन के दोस्त और बिज़नेस पार्टनर फ़ारूकी साहब के साथ मिलकर बिज़नेस की भागदौड़ संभालना शुरू कर दी थी। दूसरी जानिब बादशाह ने भी अब खुद को काफ़ी हद तक संभाल लिया था। वजह इसके छोटे छोटे बहन भाई थे, जो कि अब इसकी जिम्मेदारी थी। इसी दौरान इसने सिर्फ एक ही बार ख़याम को कॉल की थी, वो भी इसकी चच्ची ने उठाई थी। वो लोग हसन साहब की वफ़ात के अगले दिन ही इनके घर शिफ्ट हो गए थे, जिस पर आशा भी ख़याम की तरफ से मुतमिन हो गई थी। पर दूसरी जानिब ख़याम के ख्याल से सिर्फ इसी का खुदा ही वाकिफ़ था। अली ज़मर, खाना खाओ। आशा ने इन्हें ऐसे ही बैठा देखकर कहा। आप ही, दिल नहीं चाह रहा? उमर नम आंखों से बोला। मेरी जान, दिल चाहे ना चाहे पर खाना तो है ना। अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाइश में मुब्तला करता है, सिर्फ इनके ईमान के इम्तिहान के लिए, और वही लोग कामयाब होते हैं जो सब्र और हिम्मत से काम लेते हैं। इसलिए चलो, शाबाश, अब आप सब भी जल्दी से खाना खाओ। आयशा के बोलने पर वो सब ही ज़बरदस्ती नवाले लेने लगे। आयशा, तुमने ख़याम की खबर ली? असद ने पूछा। नहीं, उस दिन के बाद मेरे जहन में नहीं रहा, आज करती हूँ फ़ोन। आयशा ने कहा। ठीक है, देख लो, अगर तो वो वहाँ ठीक नहीं है तो फिर हम इसे यहाँ
ले आई। मुझे वैसे भी इसके चचा अच्छे नहीं लगते, लालची से हैं। असद के कहने पर आशा तशवीश में पड़ गई। हेलो जी, कौन? कॉल किसी औरत ने उठाई थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आशा बात कर रही हूँ, मुझे ख़याम से बात करनी है, आशा ने कहा। ख़याम इस वक्त सो रहा है, जब उठेगा तो कर लेना बात। रज़िया बेगम ने कहकर फ़ोन रख दिया। दूसरी तरफ आशा को इनके अंदाज ने शशो पंचवे में मुबतला कर दिया। पता नहीं ख़याम वहाँ ठीक भी होगा या नहीं। चची जान, मुझे आप ही से बात करनी थी, ख़याम ने कहा। ओके चुप कर, और चुप कर, तेरे ये चोचले नहीं देखने वाली मैं, समझे? सब पता है मुझे, फ़ोन पर तूने हमारी बुराइयां ही करनी है। चची मुझे मारती है, खाना भी नहीं देती ना। खबरदार जो फ़ोन को छुआ भी, वरना हाथ तोड़ दूंगी तेरे। चल दफ़ा हो इधर से, रज़िया बेगम ने गुस्से से कहा, जिस पर वो आंसू साफ करता इस स्टोर की तरफ चल दिया जो पिछले 10 दिनों से इसका कमरा था। पूरे घर और बिजनेस पर असगर साहब काबिज हो चुके थे और क़याम अपने ही घर में कैदी की ज़िंदगी गुजार रहा था। दिन भर रज़िया बेगम की जली कटी बातें, खाने के नाम पर सिर्फ चंद नवाले और बात बात पर पड़ने वाले थप्पड़ों ने इसे इसके एहसासे में महरूमी को मज़ीद बढ़ा दिया था। ऐसे में इसके पास सिर्फ एक उम्मीद थी और वो थी आशा जमील। इसे इंतज़ार था तो बस इसका कि वो जानता था कि अगर इसे कोई इस कैसे निकाल सकता है तो वो सिर्फ आशा ही है। इसलिए वो खामोशी से सब सह रहा था। पर दिन ब दिन इसका इंतज़ार बढ़ता जा रहा था। पर दिन वो उस उम्मीद से जाग रहा था कि आज आयशा इससे ले जाएगी। हर रात वो आंखों में मायूसी के डेरों और आंसू लिए इस स्टोर में सो जाता। यही तो इस दुनिया और इसके बाशिंदों की आदत थी, जिसके सर से साहिबान छीन जाता, इसे पत्थरों पर घसीटने से भी गुरेज ना करते। यही हाल इस वक्त मीर ख़याम हसन का भी था। वो बेबस था। आयशा, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? हसन ने आयशा को फ़ोन हाथ में पकड़े गहरी सोच में गुम पाकर पूछा। कुछ नहीं, बस ख़याम की फ़िक्र हो रही है, पता नहीं कैसा होगा, आयशा ने कहा। तो क्या तुम्हारी बात नहीं हुई इससे? असर ने पूछा। नहीं, मैंने कॉल की थी पर इसकी चाची ने ये कहकर कॉल काट दी कि वो सो रहा है, आयशा ने बताया। तो उसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, जब वो उठेगा तो कर लेना बात, असर ने कहा। पता नहीं, मुझे इनका लहजा ठीक नहीं लगा। उफ, परेशान ना हो, इनकी बात करने का अंदाज ही ऐसा है। कल कर लेना कॉल, अब जाकर सो जा, बहुत रात हो गई, असर ने कहा, जिस पर मुस्कुराती हुई चल दी। पर कुछ तो था जिससे इसका दिल मुतमिन नहीं हो रहा था। हाय ख़याम, मनूस मारे ये क्या कर दिया, नई शर्ट जला दी अपने चचा की। रज़िया बेगम जली हुई शर्ट देखकर गुस्से से सहमे खड़े ख़याम को देखकर बोली। चची सॉरी, गलती से जल गई। ख़याम बोला। गलती से? हाँ, रुक अभी बताती हूँ तुझे। हाथ टूटे हैं तेरे, जो एक काम भी ढंग से नहीं हुआ। रज़िया बेगम ने इतना बोल के इसका हाथ पकड़ के इस्त्री स्टैंड पर रखा और पास पड़ी इस्त्री उठाई। ना नहीं चची, प्लीज़ प्लीज़, ओ सॉरी। ख़याम इनकी तैयारी देखकर अपना बाजू छुड़वाता बोला, इस बार सज़ा मिलेगी ना तो आइंदा गलती नहीं होगी। रज़िया बेगम ने इतना बोलकर इस्त्री इसके नन्हे बाजू पर रख दी और ख़याम चीख उठा। अब जाओ दफ़ा हो इधर से, वरना दूसरा हाथ भी जला दूंगी। रज़िया बेगम ने इतना बोलकर इसका हाथ छोड़ा, जिस पर वो भागता हुआ बाहर किचन में आया। नल चला के इसके नीचे बाजू रखा, पर दर्द था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ओए तुम इधर क्या कर रहे हो, दफ़ा हो जाओ इधर से, कितनी बार कहा है हमारे घर में इस तरह ना घुमा करो। रज़िया बेगम की 5 साला मरीम ने हकारत से कहा, जिस पर वो आंसू से भीगा चेहरा लिए स्टोर में भाग गया। स्टोर के ठंडे फर्श पर लेटकर इसकी सिसकियां माहौल में गूंज रही थी। एक तरफ माँ बाप की जुदाई, दूसरी तरफ रज़िया बेगम के बढ़ते जुल्म इसके लिए दोहराई तकलीफ का बायस बन रहे थे। आज इसे खाने को कुछ ना मिला था, ऊपर से मुसलसल दिन भर किए जाने वाले काम की वजह से इसे बुखार हो चुका था और अब जले बाजू की दर्द इसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। अल्लाह ताला प्लीज़ मुझे अपने पास बुला लें। वहशतज़दा माहौल में इसके नन्हे होंठों से दुआ निकली थी। अल्लाह ताला प्लीज़ अपना कोई एंजल भेज दें। दर्द सहते लबों से एक और सदा निकली, अल्लाह ताला प्लीज़ आयशा आपी को भेज दें। सिसकियों के दरमियान की जाने वाली इस मासूम जान की आखिरी दुआ थी। इसके बाद बस वो यूं ही सिसकता रहा। इन्हीं सिसकियों के दरमियान न जाने कब इसकी आंख कब लग गई, इसे पता नहीं चला। वो साहिल समुंदर पर खड़ी थी। शाम का वक्त था, सूरज आधा गुरूब हो चुका था। परिंदे दिन भर की उड़ान के बाद अपने घरों को लौट रहे थे। शाम की ठंडी हवाएं हर तरफ सकनूद तारी किए हुए थी। वो रेत पर नंगे पांव खड़ी ढलते सूरज को देख रही थी। हवा के झोंके इनके बालों को उड़ा रहे थे। माहौल में खामोशी थी, गहरे खामोशी। लहरें भी खामोशी से साहिल तक आती और इसी खामोशी से लौट जाती। वो आंखें बंद किए ठंडी हवा में सांस ले रही थी। दफ्तन इसे सांस हुआ कि कोई इसके पीछे है। इसने मुड़कर देखा तो अपने सामने खड़े वजूद को देखकर इसका सांस थम गया। आंखें हैरत से फैल गई, होंठ बेयकीनी से खुल गए। फुफ्फो जान, आवाज़ सरगोशी की मानिंद थी। ज़ैनब इसके सामने खड़ी थी, सफ़ेद लिबास में, चेहरे के गिर्द सफ़ेद रंग का हजाब किए हुए। इस बढ़ते अंधेरे में इनका वजूद चमक रहा था, पर वो सिर्फ इनकी आंखों में देख रही थी। वो आंखें जो हमेशा इनके लिए नरमी होती थी, आज इनमें दुख था, तकलीफ थी, शिकवा था।
उन्होंने इसकी आंखों में देखते हुए अपने हाथ खोले जिसमें एक छोटा सा सीप था। वो गौर से उस सीप को देख रही थी। लब तो जैसे सिल गए थे। इनकी आंखों में मौजूद शिकायत इनके गले से अल्फाज नहीं निकलने दे रही थी। उन्होंने इसे देखते हुए सीप खोला तो उसने देखा कि इसमें एक मोती था, नहायत ही नफीस मोती। पर इसने गौर किया कि वो मोती जल रहा था, इसकी रोशनी मध्यम होती जा रही थी। तुमने वादा किया था, ज़ैनब के कहने पर इसने इनकी जानिब देखा। इनकी आंखों में आंसू थे। मेरी बात तुमने वादा किया था। ज़ैनब के आंसू इस मोती पर गिर रहे थे और अब वो अपने कदम पीछे ले रही थी। नहीं प्लीज़ रुकिए। वो इनकी तरफ बढ़ी और लड़खड़ा कर गिर पड़ी। तुमने वादा किया था। उन्होंने फिर वही अल्फाज दोहरा कर रुख मोड़ लिया और शाम के अंधेरे में गायब होने लगी। रुकें प्लीज़, इसने पुकारा पर बेसूद। इनका वजूद आस्ता आस्ता गायब हो रहा था। दफ्तन वो मुड़ी और इसकी तरफ देखा। अपना वादा निभाओ, ये अल्फाज थे और एक तेज़ हवा का झोंका आया और ज़ैनब गायब हो गई। पुप्पो जान, आशा चीख कर नींद से जागे। इसने साइड लैंप ऑन किया। इसका पूरा जिस्म पसीने में भीगा था। पूरे जिस्म पर कपकपी तारी थी। इसने साइड टेबल पर पड़े जग से पानी भरा और एक ही सांस में पी लिया। या अल्लाह, ये सब क्या था? वो सर हाथों में गिराए बैठी थी। दफ्तन चूंकि पुप्पो जान, सीब, मोती, मेरे मोती का ख्याल रखना। कानों में जैसे एक जुमला गूंजा था और अगले ही लम्हे इसके होंठों से निकला, ख़याम पुप्पो का मोती। पर वो मोती जल रहा था। कहीं ख़याम किसी मुश्किल में तो नहीं? आशा का तो जैसे सांस रुक रहा था। वो भागकर बाहर निकली। असद के कमरे के बाहर पहुंचकर इसने दरवाजे से जोरदार नॉक किया। आयशा, तुम इस वक्त? क्या हुआ है? असद ने इसे देखकर फिक्रमंदी से पूछा। असद, प्लीज़ मुझे ख़याम के पास जाना है, प्लीज़ मुझे ले चलें। आयशा ने कहा, आयशा ये वक्त मुनासिब नहीं और ख़याम बिल्कुल ठीक आप नहीं है। वो ठीक, मुझे लग रहा है वो मुश्किल में है। मैंने वादा किया था इसका ख्याल रखूंगी, प्लीज़ मुझे इसके पास ले चलें। आयशा इसकी बात काट कर बोली, अच्छा ठीक है, पुरसकून हो जाओ, अभी बहुत रात है, मैं सुबह होते ही तुम्हें ले जाऊंगा। असद ने इसके कंधे थाम कर कहा, ठीक है। आयशा समझ कर बोली, चलो शाबा जाकर सो जाओ, फिर सुबह चलेंगे इंशाल्लाह। असद ने इसका गात थप कर कहा, जिस पर वो सहलाती चल दी। इसका दिमाग सिर्फ इसी ख्वाब में अटका था। सुबह रज़िया बेगम ने स्टोर का दरवाज़ा खोला तो ख़याम ज़मीन सामने फ़र्श पर लेटा नजर आया। और ख़याम चल उठ, उन्होंने आवाज़ दी, लेकिन जब ख़याम ना उठा तो उन्होंने इसके जले हुए बाजू पर पाँव रखकर दबाया। ख़याम एकदम चीख कर उठा। चल उठ, चलकर बर्तन धो, पड़ा है इधर मुफ्त की रोटियां तोड़ने, चल उठ। रज़िया बेगम इतना बोलकर चली गई। पीछे वो बाजू सलाता किचन में आया। स्टूल पर खड़ा होकर वह बर्तन धो रहा था, पर बाजू था कि हरकत करने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक इसके हाथ से गिलास छूटकर ज़मीन पर गिरा और चकनाचूर हो गया। अरे क्या तोड़ दिया? कांच टूटने की आवाज़ पर रज़िया बेगम किचन की तरफ आई, लेकिन ख़याम डर के मारे इनके आने से पहले ही लॉन में भाग गया। असद चलें? आशा नाश्ता करने के बाद असद से पूछा। हाँ चलो। असद चाय का आखिरी सिप लेता उठा। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? फातिमा ने पूछा। हम ख़याम से मिलने जा रहे हैं, आशा ने कहा। ख़याम? वो छोटा सा बेबी जो फ़ोन पर बात करता था, अली ने कहा। हाँ वही। आप लोग नाश्ता करो, आपकी वैन आने वाली होगी और सब के लंच बॉक्स किचन में पड़े हैं, याद से लेकर जाना। ओके, आयशा ने कहा। ओके। आप ही सब यक ज़बान होकर बोले, जिस पर वो दोनों बाहर की तरफ चल दी। अब इन्हें जल्द जल्द ख़याम हाउस पहुंचना था। 5 साल ख़याम लॉन में खड़े डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। वो मार से बचने के लिए लॉन में भाग आया था, पर वह जानता था कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो इससे ज़्यादा भाग नहीं सकता था। ख़याम, मनूस मारे, तूने मेरे इतने महंगे सेट का गिलास तोड़ दिया। रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। रज़िया बेगम गुस्से से बाहर आती इसकी जानी बढ़ी। तुझे कितनी बार कहा है अपनी ये मनहूस साया मेरे चीज़ों से दूर रखा कर। रज़िया बेगम गुस्से से बोलती। दर पे दर थप्पड़ इसके मुंह पर जड़ रही थी, जो कि भूख और बुखार के बायस अपना दिफा भी नहीं कर पा रहा था। चाची सॉरी। ख़याम बा मुश्किल बोला। सॉरी? हाँ मनूस कहीं के तुझ जैसी आफत बैठे बैठाए मेरे सर पर आ गई। तेरी माँ तुझे लेकर क्यों नहीं मरी? मेरे सर क्यों छोड़ गई तुझे? रज़िया बेगम इसका बाजू झंझोड़ा, जबकि अपनी माँ के जिक्र पे इसके आंसू में मज़ीद रवानी आ गई। मेरी मामा को कुछ ना कहे, ख़याम बोला। ज़बान चलाता है मेरे आगे। रज़िया बेगम ने हाथ उठाया, पर किसी ने बीच रास्ते ही इनका हाथ रोक लिया। उन्होंने मुड़कर देखा तो अपने सामने एक 16-17 साल की लड़की को खड़े पाया, जिसके साथ एक करीबन 19 साल का एक लड़का भी था। कौन हो तुम? रज़िया बेगम ने पूछा। आपको शर्म नहीं आती? एक यतीम पर हाथ उठाते हुए इस लड़की ने संजीदगी से पूछा। आशा पी आप? ख़याम को एक लम्हे लगा था कि ये आवाज़ पहचाने में। यही तो वो आवाज़ थी जो इसके लिए उम्मीद की किरण थी। आयशा, ज़ैनब की भतीजी। रज़िया बेगम का लहजा एकदम पस्त हो गया। जी, तो इस तरह ख्याल रख रही हैं आप लोग? ख़याम का बहुत बड़ी गलती की मैंने आप पर भरोसा करके, लेकिन अब और नहीं।
असद, ख़याम को अब हम अपने साथ लेकर जाएंगे, आयशा ने पास खड़े असद से कहा और आगे बढ़कर ख़याम को गोद में उठा लिया। अरे ऐसे कैसे ले जाओगे, ये हमारा खून है, मेरे शोहर के मरहूम भाई भाभी की आखिरी निशानी है, तुम नन्याल वालों का कोई हक नहीं है इसे ले जाने का। दो इधर। रज़िया बेगम इतना बोलकर आगे बढ़ी, इससे पहले कि वो ख़याम को छूती असद ने पिस्टल इनकी कनपट्टी पर रख दी, जिससे इनके हाथ थम गए। लगता है सुना नहीं आपने कि मेरी बीवी ने क्या कहा, ख़याम हमारे साथ जाएगा, समझ आई। आयशा चलो। असद के बोलने पर आयशा ख़याम को सीने से लगाए बाहर चल दी। गेट से बाहर निकलते वक्त ख़याम ने मुड़कर इस ख़याम आस को देखा जो कभी इसका घर हुआ करता था, पर माँ बाप के जाने के बाद ये घर इसके लिए जेल बन गया था और आज इससे इस जेल से रिहाई मिल रही थी। एक आंसू उसकी आंख से निकलकर फर्श पर गिरा। जो भी था, पर यह घर छोड़ना इसके लिए आसान ना था। असद पहले हॉस्पिटल चलें, आयशा ने गाड़ी चलाते इससे कहा। ख़याम जबकि इसकी गोद में बैठा था। हद हो गई, इन्हें शर्म नहीं आती, एक मासूम पर हाथ उठाते हुए असद गुस्से से बोला। हम कहाँ जा रहे हैं, ख़याम ने पूछा। हम घर जा रहे हैं, अब आप हमारे साथ रहोगे, आयशा ने मुस्कुराकर कहा और इसके माथे पर गिरे स्याह सिल्की बाल साइड पर किए। आह, ख़याम, इसके हाथ लगाने से कराया क्या हुआ ख़याम, ये चोट कैसी लगी तुम्हें, आयशा ने इसके बालों के पास जख्म देकर पूछा। चचा जान ने थप्पड़ मारा था और मेरा सर मेज से लगा, ख़याम ने बताया। क्यों मारा था उन्होंने, असद ने पूछा। मैंने कहा था कि मुझे आपके पास जाना है, इसलिए। ख़याम की बात पर जहां असद ने दुख से इसे देखा, वहीं आयशा ने इसे खुद में बींच लिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों इसे लिए हॉस्पिटल आए, जहां डॉक्टर ख़याम का इब्तदाई मुआयना करने के बाद इसका ट्रीटमेंट करने को तैयार न थे, क्योंकि ये तशद्दुद का केस था। पर असद ने अपनी जान पहचान इस्तेमाल करके ख़याम की ड्रेसिंग करवाई, जिसके बाद वो दोनों इसे घर ले आए। अस्सलाम वालेकुम आपी, ये ख़याम है, उमर ने इनके साथ एक बच्चे को आते देखकर पूछा। जी ये ख़याम है और अब से ये हमारे साथ रहेगा, आयशा ने इसे गोद से उतारे हुए कहा। अरे ख़याम, तुम तो बहुत क्यूट हो, फातिमा ने कहकर इसका गाल चूमा, जिस पर इसका गाल सुर्ख हो गए। अल्लाह अल्लाह ख़याम, तुम शर्मा रहे हो, ज़मन ने इसे देखकर कहा। अरे कुछ बोलो भी, इतनी चुप क्यों हो, उमर ने कहा। उफ कितना प्यारा है ये, हादिया ने इसके गाल खींचे। आयशा आपी, ख़याम ने पुकारा। जी मेरी जान, आयशा ने पूछा। मुझे शर्म आ रही है, ख़याम ने कहा, जिस पर सब ही हंस दिए। अच्छा चलो, तुम्हारे असद भाई जब तक तुम्हारे कपड़े लाते हैं तब तक मैं तुम्हें नहलाती हूँ, आयशा ने कहकर इसे गोद में उठा लिया। आपी मैं भी आऊँ, मुझे भी इसे नहलाना है, अहमद ने कहा। नहीं मैं खुद नहलाऊंगा, ख़याम। नहीं मैं खुद नहा लूँगा, ख़याम बोला। हाय ये कितना छोटा सा है, तैमूर ने कहकर इसकी नाक दबाई। इन सबको ही ख़याम बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा आप लोग जल्दी से अपना होमवर्क मुकम्मल करें, मैं तब तक ख़याम को नहलाती हूँ। आयशा के बोलने पर सभी जल्दी जल्दी होमवर्क करने लगे, जबकि वो ख़याम को गोद में उठाए कमरे में ले गई। क्या हुआ, हाँ, आयशा ने बामुश्किल हंसी रोककर ख़याम से पूछा, जो बेड पर तौलिया लपेटने सुर्ख गाल लिए खड़ा था। मुझे शर्म आ रही है, ख़याम ने कहा, जिस पर आयशा की हंसी निकल आई और ये पहली बार ही था कि इस हादसे के बाद वो यूं हंसी थी। लो जी हम आगे, असद ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। चलो ख़याम कपड़े पहन लो, आयशा ने बैग से एक ड्रेस निकालकर ख़याम से कहा। आप बाहर जाएं, ख़याम असद से बोला। क्यों भाई, मैं क्यों जाऊं, असद ने मुस्कुराकर पूछा। क्योंकि मुझे कपड़े पहने हैं तो पहन लो, मैंने मना थोड़ी किया है, पर मैं आपके सामने नहीं पहनूंगा। असद आप बाहर चले जाएं, मैं इसे कपड़े पहना लूँ, आयशा ने कहा। तुम बहुत क्यूट हो, असद ने मुस्कुराकर इसका गाल चूमा और बाहर निकल गया। हर कोई मुझे क्यूट क्यों कहता है, ख़याम ने पूछा। क्योंकि आप वाकई बहुत क्यूट और प्यारे हो, आयशा ने इसकी शर्ट के बटन बंद करते हुए कहा। आप भी बहुत क्यूट हैं, ख़याम ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा जी मक्खन लगा रहे हो, आयशा ने कहा। नहीं मेरे पास तो मक्खन है ही नहीं, ख़याम ने मासूमी से कहकर अपने दोनों हाथ दिखाए। हाय ख़याम, तुम वाकई बहुत मासूम हो, वाकई ही तुम बिल्कुल मोती जैसे हो। चलो शाबाश अब खाना खाते हैं, आयशा ने कहकर इसे गोद में उठा लिया और बाहर को चल दी। ख़याम आपी ख़याम को मेरे पास बैठाएं, मैं इसको खाना खिलाऊंगा। अहमद बोला। नहीं आपी, आप ख़याम मुझे दें, मैं इससे खिलाऊंगी। रिमशा बोली। नहीं ख़याम मेरे पास बैठेगा। दानिश बोला। अरे बस बस ख़याम मेरे पास से बैठेगा, आप लोग खुद खाएं, इससे मैं खिलाती हूँ। आयशा ने ख़याम को कुर्सी पर बैठाया और ख़ुद इसके साथ वाली कुर्सी खींचकर बैठ गई। असद जबकि सरबराही कुर्सी पर बैठा था। ख़याम मुँह खोलो, फातिमा ने कबाब इसके मुँह में डाला। ख़याम ये भी लो, अली ने चावलों का चम्मच इसके मुंह में डाला। ख़याम मुझसे भी लो, तैमूर ने भी इसके मुंह में चावलों का चम्मच डाला। बाकी सब भी बारी बारी से खिला रहे थे। इस मुस्कुरा कर इन्हें देख रहा था। आज पहली बार ये सब ऐसे मुस्कुरा रहे थे। बस और नहीं, मैं मोटा हो जाऊंगा, ख़याम ने कहा, जिस पर पानी पीते ज़िशान के मुंह से पानी फुहारे की तरह बाहर आया। सीरियसली ख़याम, इतनी टेंशन तो लड़कियां भी नहीं लेती, हादिया ने कहा। जबकि
बाकी सब भी हंस रहे थे। तो और क्या, अगर मैं मोटा हो गया तो मेरी शादी कैसे होगी? ख़याम ने अपनी तरफ से अकल की बात की, जिसे सुनकर सब और हंस दिए। जैसे मेरी हुई वैसे ही, असद ने मुस्कुराकर कहा। जब किसकी बात पर आशा ने इसे घूरा। आपकी कैसे हुई? ख़याम ने पूछा। भाई मौलवी साहब से निकाह पढ़वाया और बस। असद ने मज़े से कहा। ये निकाह क्या होता है? ख़याम ने पूछा। अरे निकाह वो होता है जिसके बाद छुआरे मिलते हैं। उमर ने कहा। पर छुआरों का क्या करते हैं? इनका शादी में क्या काम? शादी में तो एक दूल्हा होता है और एक दुल्हन होती है। ख़याम ने कहा। ये क्या मौजू छेड़ दिया आपने? आशा ने असद से कहा, जो जवाबन मुस्कुराया। अरे तो निकाह के बाद दूल्हा दुल्हन मियाँ बीवी बन जाते हैं, फिर इनके बच्चे भी होते हैं। अहमद की बात पर इसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। अच्छा मुझे भी निकाह करना है? ख़याम ने कहा। ख़याम अभी आप बहुत छोटे हो, आयशा ने प्यार से कहा। नहीं मुझे अभी करना है। ख़याम बाज़िद हुआ। क्यों करना है तुमने? ज़िशान ने पूछा। क्योंकि मुझे एक छोटा सा बेबी चाहिए, ख़याम ने कहा, जबकि बाकी सब ने हैरत से देखा। देखो ख़याम, निकाह के लिए एक लड़की भी तो होनी चाहिए ना, ऐसे तो निकाह नहीं हो सकता। असद ने कहा। अब मैं लड़की किधर से लाऊं? ख़याम बोला। तुम ना थोड़े बड़े हो जाओ, फिर मैं खुद कोई लड़की ढूंढ कर तुम्हारा निकाह करवा दूंगी, आयशा ने कहा, जिस पर इसने सर हिलाया। अस्सलामुअलैकुम दादो, कैसी हैं आप आज इतने दिनों बाद? कैसे? आयशा ने मुस्कुरा कर अपने सामने बैठी बज़ुर्ग खातून को देखकर कहा, जो इसकी महरूम महरूम खाला की सास थी। आयशा की वालदा 3 बहनें थीं और इनमें से एक तो आयशा की चच्ची थी, जबकि इसकी दूसरी खाला के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। एक तरफ गुर्बत और दूसरी तरफ नशे का आदी शोहर। ऐसे में न जाने कब वो कैंसर की बीमारी में मुब्तला होगी और अपनी बेटी की पैदाइश के वक्त ही अपने खाल के हकीकी से जा मिली, जबकि पीछे इनकी 4 साला बेटी हर वक्त अपने बाप की नफरत का निशाना बनती रहती थी। ऐसे में एक इसकी दादी थी और दूसरी आशा, जो इसके लिए अपने थे। बस क्या करूं, ये तेरी प्रीशे ही जिद कर रही थी तुझसे मिलना है, तो सोचा ले जाऊं। हाजरा बेगम ने पास खड़े प्रीशे को देखकर कहा। ओ मेरी प्रीशे मुझे मिस कर रही थी, आयशा ने कहा, जिस पर प्रीशे भागकर इसकी गोद में चढ़ गई। अच्छा आयशा, अब चलती हूँ, एक फौतगी पर जाना है मुझे। ये कुछ दिन तेरे पास रहेगी, दादी जान ने कहा, और थोड़ी देर तक वो चली गई। आप ना, हम दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा खेलेंगे, प्रीशे ने जोश से कहा। हाँ जी बिल्कुल, पर पहले खाना खा लें, आयशा ने कहा। जी पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। प्रीशे ने के कहने पर वो दोनों हंसती हुई किचन की तरफ चल दी। आयशा अपी ख़याम बाहर लॉन से फुटबॉल खेलकर अंदर आता आयशा को आवाज़ दे रहा था, लेकिन खिलाफ तवक्को आज आयशा ने इसे जवाब ना दिया, जिस पर वो परेशान सा इसे ढूंढते हुए किचन में आए, जहाँ वो इसे प्रीशे को गोद में उठाए खीर खिलाती नजर आई थी। मैं वो इससे हंस कर बातें कर रही थी, जो कि ख़याम को न जाने क्यों बुरा लगा था। आयशा अपी, कब से आपको ढूंढ रहा हूँ, ख़याम ने आयशा के पास जाकर कहा। मेरी जान, मैं तो इधर ही थी, तुम बताओ क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? आयशा ने प्यार से कहकर इसके बाल बगाड़े। मुझे भूख लगी है। और ये कौन है? ख़याम ने पूछा। ये प्रीशे है, मेरी खाला की बेटी, और प्रीशे ये ख़याम है, मेरी पुप्पो का बेटा, आयशा ने तारुफ करवाया। ख़याम, ये कैसा नाम हुआ भला? इससे अच्छा नाम रख लेते या दाम। पर प्रीशे ने हैरत से कहा। मेरा नाम मीर ख़याम हसन है और मुझे यही नाम पसंद है, समझी? ख़याम ने गुस्से से कहा। अच्छा भैया अब लड़ो नहीं, ख़याम बैठो, मैं तुम्हें भी खीर खिलाती हूँ, आयशा ने कहकर इसे कुर्सी पर बैठाया, जबकि वो बस गुस्से से प्रीशे को देख रहा था, जो इसकी गोद में चढ़कर बैठी थी। ये लो मुंह खोलो, आयशा ने चम्मच इसकी तरफ बढ़ाया। आप भी इसे भी कुर्सी पर बैठाए ना, ख़याम ने कहा। नहीं, मैं अपनी आपी की गोद में ही बैठूंगी, प्रीशे फौरन बोली। आयशा आपी मेरी आपी हैं? ख़याम गुस्से से बोला। जी नहीं मेरी हैं, तुम दूसरी ढूंढ लो, प्रीशे ने जवाबन कहा। अरे क्यों लड़ रहे हो? और ख़याम, जल्दी मुंह खोलो, मुझे अभी खाना भी बनाना है, आयशा ने कहा। नहीं पहले इसे नीचे उतारें, आप मेरी आपी हो। इसकी नहीं, ख़याम बोला। आपी, अगर आपने मुझे नीचे उतारा तो मैंने रोना शुरू कर देना है, प्रीशे ने होंठ बाहर निकाल कर कहा। ख़याम क्यों क्यों जिद कर रहे हो? बैठी रहने दो इसे, तुम मुँह खोलो, आयशा ने कहकर चम्मच भर इसके मुंह के पास किया, लेकिन वो गुस्से से एक नज़र प्रीशे को देकर बाहर भाग गया। ख़याम रुको तो, आयशा ने इसे आवाज़ दी, पर वो अनसुनी करता भाग गया। उफ, लगता है नाराज़ हो गया। प्रीशे तुम बैठो, मैं इसे देकर आती हूँ, आयशा ने कहा। नहीं आप बाद में इसे मना लीजिएगा, वो तो इधर ही है, पर मैंने तो चले जाना है, चले हम मिलकर खाना बनाते हैं, प्रीशे ने कहा। अच्छा बाबा चलो आओ, आयशा ने कहकर इसे किचन स्लैब पर बैठाया और ख़ुद खाना बनाने लगी। साथ साथ वो पीछे से बातें भी कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ ख़याम इसका इंतज़ार कर रहा था। शाम के खाने पर जब ख़याम कमरे से बाहर आए तो उसे देखकर मज़ीद ताव आया कि आयशा के साथ वाली कुर्सी पर प्रीशे मज़े से बैठी सबसे बातें कर रही थी। ख़याम किधर थे? चलो शाबा जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है, आयशा ने कहा। इसे मेरी जगह से उठाएं, ख़याम ने प्रीशे को देकर कहा। क्यों,
तुम ये कुर्सी जहेज में लेकर आए हो? प्रीशा जवाबन बोली, जबकि इसकी बात पर जहाँ सब लोग हंसे वहीं ख़याम ने गुस्से से देखा। कोई बात नहीं ख़याम, तुम मेरे पास बैठ जाओ, अहमद ने कहकर इसे अपनी साथ वाली कुर्सी पर बैठा लिया। सब मज़े से खाना खा रहे थे, साथ हंस रहे थे, पर ख़याम ने खाने को छुआ तक नहीं था और ना ही किसी ने इस पर गौर किया था। सब मुस्कुराकर प्रीशा की बातें सुन रहे थे। आशा साथ साथ इसके मुंह में नवाला भी डाल रही थी। आज किसी की तवज्जो ख़याम पर नहीं थी, सबको सिर्फ प्रीशा नज़र आ रही थी, जिसे आए अभी कुछ ही घंटे हुए थे और सब ख़याम को भूल गए थे। आशा अपी, मैं आज आपके साथ सोऊंगा। ख़याम बोला, नहीं, आपी के साथ मैं सोऊंगी। प्रीशा एकदम बोली, ख़याम तुम मेरे साथ सो जाना। असद ने कहा, नहीं, मैं आपी के साथ सोऊंगा, इसे कहीं और सुनाए। ख़याम गुस्से से ऊंची आवाज़ में बोला, ख़याम क्या हो गया है? वो कुछ दिन के लिए आई है, इसे सोने दो आपी के साथ, तुम मेरे साथ सो जाना। उमर ने कहा। आशा जबकि खामोशी से इसके लाल होते चेहरे को देख रही थी। नहीं, फिर मैं अपने रूम में ही सोऊंगा। ख़याम गुस्से से बोलकर उठ गया। कमरे में पहुँच इसे धड़म से दरवाज़ा बंद किया। इसे क्या हो गया है? पहले तो कभी इसने ऐसे गुस्सा नहीं किया। जमन ने हैरत से पूछा। हो सकता है कोई मिर्च निगली हो, इसने प्रीशा के कहने पर सब हंस दिए। एक बार फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। आशा जबकि खामोशी से ख़याम की प्लेट को देख रही थी, जिसमें से इसने एक नवाला भी नहीं खाया था। दूसरी तरफ ख़याम गुस्से से बगैर जूते उतारे बेड पर लेट गया। इससे रह के इस लड़की पर गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से वो सबके लिए गैर ज़रूरी हो गया था। इससे अभी भी बाहर से बातों की आवाज़ आ रही थी, जिससे तंग आकर इसने तकिया मुंह पर रख लिया। आशा ने धीरे से इसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने वो इसे बेड पर जूतों समेत मुंह पर तकिया रखे लेटा नजर आया। वो मुस्कुराकर इसके पास बैठी, हाथ में पकड़ा दूध का गिलास साइड टेबल पर रखा, आगे बढ़कर इसके जूते उतारे, फिर इसके मुंह से तकिया उठाया तो आशा को ये देखकर हंसी आई कि इसके गाल अभी भी सुर्ख थे। ख़याम, उठो शाबाश। आशा के उठाने पर इसने नींद से बोझल आंखें खोली। आपी, उठो शाबाश, दूध पियो, ऐसे खाली पेट नहीं सोते, चलो शाबाश। आशा ने कहकर दूध का गिलास इसके लबों से लगाया। चलो शाबाश, अब लेट जाओ। इसने खाली गिलास रखते हुए इसे लटाया और कंफर्ट खोलकर इस पर दिया। फिर जब तक वो सो नहीं गया, वो इसके सराने बैठी इसके बालों में उंगलियां चलाती रही। फिर इसके सोने का यकीन करके धीरे से इसका माथा चूमकर बाहर निकल गई। प्रीशा को यहाँ रहते हुए 3 दिन हो चुके थे और इन 3 दिनों में ख़याम को इससे मज़ीद चिढ़ होती जा रही थी। वजह सबकी इससे तवज्जो देना और इसका हर बात का फ़ौरन जवाब देना था। ख़याम वीडियो गेम खेले। तैमूर ने रिमोट हाथ में पकड़े ख़याम से कहा, जी भाई। नहीं भाई, मुझे आपके साथ खेलना है। प्रीशा ने फ़ौरन कहकर तैमूर के हाथ से एक रिमोट ले लिया। वापस करो, ये हर जगह पहुंच जाती हो, मैं खेलूंगा भाई के साथ, तुम जाओ इधर से। ख़याम गुस्से से लाल होता बोला, नहीं, मैं और तैमूर भाई खेलेंगे, तुम कहीं और जाकर मुंह मारो। प्रीशा जवाबन बोली, जबकि इसकी बात पर ख़याम ने गुस्से से मुठियाँ भींची। अरे लड़ो नहीं, एक काम करो, लो ख़याम तुम खेलो प्रीशा के साथ। तैमूर ने रिमोट इसकी तरफ बढ़ाया। मुझे नहीं खेलना इसके साथ। ख़याम ने गुस्से से रिमोट पकड़कर फेंका, जो कि सीधा जाकर मेज़ पर पड़े गुलदान को लगा और गुलदान ज़मीन बोस हो गया। लाउंज में बैठे हसन ने हैरत से ये मंजर देखा, जबकि किचन से निकलती आशा ने गुस्से से, ख़याम ये क्या बदतमीज़ी है, किस बात पर इतना गुस्सा आ रहा है तुम्हें? हाँ, कब से देख रही हूँ इतना मिसबिहेव कर रहे हो तुम प्रीशा के साथ। आशा गुस्से से बोली। आप ही, इसने भी खामोश, सॉरी बोलो इसे। ख़याम कुछ कहने वाला था जब एकदम आशा बोली, आप ही पर। ख़याम ने कहा सॉरी बोलो। ख़याम, मैंने कहा सॉरी बोलो। आशा के बोलने पर इसने नम आंखों से इसे देखा, फिर प्रीशा को, फिर खोले से लब खोले। सॉरी। ख़याम इतना बोलकर रुका नहीं, भागकर ऊपर अपने कमरे में चला गया। पीछे आशा ने अफसोस से देखा। तैमूर, प्रीशा को बाहर लॉन में ले जाओ। आशा के बोलने पर तैमूर प्रीशा का हाथ पकड़े से लॉन में ले गया, जो कि बार बार ख़याम के कमरे के बंद दरवाजे को देख रही थी। आशा, क्या ज़रूरत थी इससे इतना डांटने की? हसन ने कहा, मैं क्या करूं, मुझे इसके रवैये की समझ नहीं आ रही, पहले तो ये ऐसा नहीं था। आशा परेशानी से बोली। आशा, ख़याम जेलस हो रहा है। हसन ने मुस्कुराकर कहा। क्या, किसी से? आशा ने हैरत से पूछा। प्रीशा से, और वो इसलिए कि क्योंकि जब से प्रीशा आई है तब से ख़याम दूसरे नंबर पर चला गया है, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। हसन ने कहा, उफ़ अल्लाह, मैंने फजूल में डांट दिया, रुके मैं देख कर आती हूँ। आशा इतना बोलकर ऊपर चल दी। पीछे असद ने मुस्कुराकर सर झटका और नीचे गिरा कांच उठाने लगा। ख़याम, आशा ने इसके कमरे में दाखिल होकर पुकारा, पर वो इसे कहीं नज़र ना आया। इसने बाथरूम में देखा, पर वो वहाँ भी ना मिला। दफ्तर इसे बालकनी से आवाज़ आई, वो भाग कर बाहर गई, जहाँ वो घुटनों में सर दिए हिचकियों से रो रहा था। ख़याम, मेरी जान क्यों रो रही हो, इधर देखो मेरी तरफ। आशा ने इसका चेहरा पकड़कर ऊपर किया, जो कि शायद भीगा हुआ था। आंखें और नाक रोने की वजह से लाल हो रहे थे। आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, कोई भी नहीं करता। ख़याम ने रोते हुए कहा, मेरी जान, नहीं मेरी जान, हम सब आपसे प्यार करते हैं, आप रोना तो बंद करो।
आशा ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा, नहीं करते अब किसी को मैं क्यों नहीं लगता, सब इस परी के पीछे घूमते हैं। ख़याम ने सूसू करते हुए कहा, जिस पर आशा ने इसे साह लगाया। ख़याम देखो, ये अच्छी बात नहीं है, वो बस कुछ दिन के लिए यहाँ है, इसलिए सब इससे प्यार कर रहे हैं। आपको इसके साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए, वो अच्छी लड़की है। आप एक काम करो, आप इससे दोस्ती कर लो, फिर वो आपको बुरी नहीं लगेगी। आशा ने कहा, मैं इस चुड़ैल से बिल्कुल दोस्ती नहीं करूँगा। ख़याम बोला, ख़याम अच्छा ठीक है कर लूँगा, पर आप मुझे दोबारा नहीं डांटेगी। ओके बाबा, नहीं डांटूंगी। अब चलो शाबाश, उठो और मुँह हाथ धो, फिर मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करती हूँ। आशा के कहने पर वो मुस्कुराते हुए इसका गाल चूमकर वॉशरूम में चला गया, जबकि पीछे वो मुस्कुरा कर इसके कपड़े निकालने लगी। ख़याम लॉन में बैठा ड्राइंग कर रहा था, जब प्रीशियस के पास आकर बैठी। ख़याम ने मुड़कर एक नज़र से देखा, फिर ड्राइंग करने लगा। मुझे तुमसे बात करनी है। प्रीशियस बोली, बोलो। वो मैंने कहना था कि सॉरी, मेरी वजह से आपी ने तुम्हें डांटा। कोई बात नहीं, ख़याम ने मसरूफ़ से अंदाज में कहा। सर अब भी झुका था। ख़याम, तुम्हें मैं अच्छी क्यों नहीं लगती? प्रीशे ने अफसुदा लहजे में पूछा। क्यों? क्योंकि तुम बहुत बोलती हो। जवाब फ़ौरन आया, अगर मैं ज़्यादा ना बोलूँ तो तुम मुझसे दोस्ती करोगे? नहीं। जवाब स्पार्ट था। क्यों? प्रीशे ने दुख से पूछा। क्योंकि मुझे पता है तुम ज़्यादा देर चुप नहीं रह सकती। ख़याम ने कहा। ख़याम, मैंने कहा ना नहीं बोलूँगी, अब मान लो। अच्छा एक शर्त पर। ख़याम कुछ सोच कर बोला। क्या? मैं तुम्हें परी कहूँगा, ठीक है? फिर आज से हम दोस्त हुए ना? प्रीशे ने चहकर कहा और अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। हाँ बिल्कुल। ख़याम ने हाथ मिलाकर कहा। वैसे तुम अच्छी ड्राइंग करते हो, आओ मैं तुम्हें भी सिखाता हूँ। ख़याम ने मुस्कुराकर कहा और वो दोनों ही हंसते हुए ड्राइंग करने लगे, जबकि अपने कमरे की बालकोनी में खड़ी आशा ने मुस्कुराकर ये मंजर देखा। वक्त का काम होता है गुजरना, सो वो गुजर ही जाता है। 15 साला ख़याम तैयार खड़ा बेचैनी से दरवाजे की तरफ देख रहा था, जहाँ से इसके आने की कोई आसार ही नज़र नहीं आ रहे थे। ख़याम, क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो? आशा 1 साला हैदर को गोद में उठाए और 2.5 साला आदिल का हाथ पकड़े बाहर आई तो पैंट कोट पहने बेचैनी से खड़े ख़याम को देखकर पूछा, आज अहमद और रिमशा और दानिश और अनुषा का निकाह था, आपकी परी अभी तक नहीं आई और ना ही मेरा फ़ोन उठा रही है? ख़याम परेशानी से पूछा। बोला, ख़याम हो सकता है खालू जान ने मना कर दिया हो। आशा ने धीरे से कहा, इन सालों में आदम साहब का रवैया प्रीशे के साथ मज़ीद बदतर होता चला गया। कैसे मना कर दिया उन्होंने? रुके, मैं खुद जाकर इसे लेकर आता हूँ। ख़याम इतना बोलकर तेज़ी से बाहर निकल गया। पीछे आशा इसका अंदाज़ देखकर मुस्कुरा दी, और वो प्रीशे के मामले में काफ़ी जुनूनी था, लेकिन वो इसको सिर्फ दोस्ती समझता था। लेकिन दूसरी जाने प्रीशे तो कब की दोस्ती की सीढ़ी को अबूर कर चुकी थी। न जाने कब दोस्ती पसंदगी में बदल गई और कब पसंदगी मोहब्बत में, इसे पता ही नहीं चला। लेकिन ख़याम इस सबको एक अलग ही नज़र से देखता था। ऐसा नहीं था कि इसे प्रीशे पसंद नहीं थी। आशा के बाद वो सबसे ज़्यादा इसी से अटैच था, पर चाहे लाख जहन से ही वो हमेशा से ही मासूम था। यही वजह थी कि वो अपने अंदर से भी ना वाकिफ था। प्रीशे के घर के बाहर बाइक रोकते हुए वो बेचैनी से अंदर बढ़ा। परी इसने हाल में पहुंचकर आवाज़ लगाई, ओए लड़के, तू फिर इधर आ गया? तुझे कितनी बार कहा है मेरी बेटी से दूर रहा करो? आदम साहब नागवारी से बोले, पर वो इनकी अनसुनी करता तेजी से ऊपर चल दिया। इसने इसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो इससे बेड के पास बैठी घुटनों में सर दिए रोती हुई नजर आई। वो उसके पास पहुंचकर इसके पास घुटनों के बल बैठ गया। परी, इसने धीरे से पुकारा, जिस पर प्रीशे की सिसकियां थम गई। इसने नजर उठाकर इसे देखा, जो कि ब्लैक पैंट कोट में पहने इसके पास बैठा था। इसे देखकर ही वो मुस्कुरा दी, जैसे जलती आग पर किसी ने पानी फेंक दिया हो। ख़याम, तुम इधर? प्रीशे ने आंसू साफ करते हुए मुस्कुराकर पूछा, जबकि ख़याम लब बीचे इसके गाल पर मौजूद उंगलियों के निशान को देख रहा था। क्या अंकल ने तुम्हें फिर मारा है? ख़याम ने गुस्से से पूछा। जब कभी आदम साहब जुए में हार जाते, अपना सारा गुस्सा प्रीशे पर निकालते। हाँ, प्रीशे ने नज़रें झुकाकर कहा। वो इससे ना कुछ छिपाती थी और ना इससे झूठ बोलती थी। चलो उठो, मैं लेने आया हूँ तुम्हें, ख़याम ने कहकर इसका हाथ पकड़ा। पर बाबा, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा, ख़याम ने संजीदगी से कहा, जिस पर वो मुस्कुरा दी। इसकी फ़िक्र और माँ नहीं था जिसने इतनी तकलीफ़ों के बाद भी प्रीशे की मुस्कुराहट नहीं छीनी थी। ओए, किधर लेकर जा रहा है मेरी बेटी को? आदम साहब बोले, घर में शादी है, कुछ दिनों तक वापस आ जाएगी। और हाँ, एक बात और, अगर आपने दोबारा मेरी परी पर हाथ उठाया तो मैं बता रहा हूँ, मैं आपका हाथ तोड़ दूंगा। धीमे मगर आग से लहजे में कहकर वो बाहर चल दिए, जबकि प्रीशे का हाथ अब इसने मजबूती से पकड़ रखा था। वो बस मुस्कुरा कर से देख रही थी। इसके मेरी परी कहने पर ही वो अंदर तक सरशार हो गई थी। बाहर आकर इसने बाइक स्टार्ट की और दोनों ही वहाँ से निकल गए। फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? ख़याम ने पूछा। बाबा ने तोड़ दिया। एक तो ये तुम्हारे बाबा, पता नहीं क्या मसला है इनके साथ, पर तुम देखना, मैं बहुत जल्द तुम्हें इस जहन्नुम से निकाल लूँगा। ख़याम अपनी धुन में कह रहा था और इसकी बात पर प्रीशे के दिल में उम्मीद की एक और डोर बांध दी थी। ख़याम, तुम बहुत अच्छे हो, प्रीशे ने मुस्कुराकर कहा। हाँ पता है, मेरी दोस्त मुझे अक्सर बताती रहती है, ख़याम ने मुस्कुराकर कहा। ख़याम, हम सिर्फ दोस्त हैं? प्रीशे ने उदासी से पूछा। नहीं यार, हम बेस्ट फ्रेंड हैं।
क़याम ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर वो खामोश रही। एक ही राज था इन दोनों के दरमियान जो पेशे ने इन्हें नहीं बता पा रही थी, और इसका ना बताना ही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। वक्त गुजरता गया और अपने साथ कईयों की कहानियां मुकम्मल करता गया। इन चंद सालों में इस बंगले के मकीनों ने बहुत सी खुशियां देखी थी। सभी शादी के बंधन में बन चुके थे। उमर और जमर की शादी हो चुकी थी। इनकी देखा देखी ज़ीशान और फातिमा, नाजिश और तैमूर और अली और हादिया का भी निकाह हो चुका था। अब सिर्फ क़याम और पेशे की कहानी बाकी थी, जिसमें अभी काफ़ी इम्तिहान बाकी थे। वो कमरे में अपने बिस्तर पर लेटी थी। चेहरा आंसू से तर था। बाजू में उठता दर्द इसके रोने में मज़ीद इजाफा कर रहा था। आज फिर वो अपने बाप के जुल्म का निशाना बनी थी। ठीक 12 बजे इसका फ़ोन चीखा, जिस पर वो बददिली से ऑफ करने वाली थी कि फ़ोन पर मजूद नाम देकर रुकी। आंसू एकदम थम गए और होंठ खुद ब खुद ही मुस्कुराहट में ढल दिए। जिस्म का दर्द एकदम गायब हो गया। हेलो, एक लहजा एकदम हशाश हो चुका था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियर परी, हैप्पी बर्थडे टू यू। फ़ोन से इसकी गुनगुनाती आवाज़ सुनकर वो हंस पड़ी। थैंक यू सो मच, पेशे ने कहा। थैंक यू, छोड़ो, खिड़की खोलो। क़याम के बोलने पर जल्दी से कंबल हटाकर उठी और तेज़ी से बालकोनी में गई, जहाँ इससे बाहर का मंजर देखकर वो दिल से खुश हो गई। इसने मुस्कुराकर इस 23 साला खूबरू नौजवान को देखा जो अपनी बाइक के साथ टेक लगाए, हाथ में ढेर सारे दिल वाले गुब्बारे और फूल पकड़े खड़ा मुस्कुरा रहा था। क़याम, तुम्हें याद था? पेशे ने पूछा। हर साल ये सवाल करना ज़रूरी है, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि मैं अपना बर्थडे तो भूल सकता हूँ, पर तुम्हारा नहीं, क़याम बोला, जिस पर वो खिलखिलाकर हंस दी। अच्छा, अब जल्दी नीचे आओ, फिर बाहर चलते हैं। और हाँ, तुम्हारी दादों को बता दिया है, इसलिए तुम चुपचाप निकल आओ। तुम चुपचाप निकल आओ। क़याम के बोलने पर वो जल्दी से अंदर भाग गई। ये शख्स हमेशा इसके लिए फरिश्ता बनकर आया था, पर हर चीज़ का ख्याल रखता था। जब कभी इसका दिल उदास होता, वो कहीं से मसीहा बनकर आ जाता, जिसे देखकर वो अपना हर गम, हर तकलीफ भूल जाती। वो इसका मुहाफ़िज़ बन चुका था, इसका हमराज था और शायद इसका सब कुछ था, पर वो नहीं जानती थी कि एक राज जैसे चाहत को राज रखने की इसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़नी थी। क़याम, हम कहाँ जा रहे हैं? पेशे ने बाइक चलाते क़याम से पूछा था। हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। अब इतना ख़ास मौका है तो हम सेलिब्रेट तो करेंगे ना, क़याम ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, ये बताओ, घर में सब कैसे हैं? पेशे ने पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, सब ही ठीक हैं, बस एक परी की कमी है जो काफ़ी दिनों से नहीं आई। तुम्हें पता तो है बाबा का, बस इसलिए नहीं आई, पेशे ने उदासी से कहा। उफ यार, इतना ख़ास दिन यूँ उदास होकर ख़राब तो ना करो। कोई बात नहीं, तुम नहीं आओगी तो मैं आ जाऊँगा, क्योंकि जहाँ तुम वहाँ मैं, क़याम ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर वो भी दिल से मुस्कुरा दी। क़याम, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे पता है। बातें करते करते वो दोनों करीबी आइसक्रीम पार्लर पहुँच गए। वो अभी बैठे ही थे कि क़याम के फ़ोन पर आशा की कॉल आने लगी। अंदर सिग्नल्स कम होने की वजह से वो बाहर चल दिया कि इतने में सामने से आती लड़की के साथ टकरा गया। ओह, आई एम सो सॉरी। आई एम सो सॉरी, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था। आपको लगी तो नहीं? इस लड़की ने शर्मिंदगी से पूछा, जबकि क़याम कभी इसे देख रहा था तो कभी अपनी शर्ट को, जो इसकी आइसक्रीम अब गिरने की वजह से पूरी ख़राब हो गई थी। इट्स ओके, क़याम इतना कहकर बाथरूम की तरफ चल दी, जबकि इस लड़की की आंखों ने दूर तक इसका पीछा किया। जबकि टेबल पर बैठी पेशे का दिल चाहा कि इसकी आंखें नोच ले। वो कहाँ बर्दाश्त करती थी क़याम पर किसी की नज़र। परी, तुमने ऑर्डर किया? क़याम ने वापस बैठते हुए पूछा। क़याम, तुम इस लड़की को जानते हो? पेशे ने साथ वाली टेबल पर बैठी लड़की को देखकर कहा, जिसकी नज़रें मुसलसल क़याम पर थीं। हाँ, मेरी क्लास फेल है, बस शक्ल से ही जानता हूँ, क़याम ने सरसे सा बताया। अच्छा, प्रिशे बस इतना बोली। इसने फिर इस लड़की को देखा जो अब भी मीठी नज़रों से क़याम को ही देख रही थी। क़याम, चलो घर चलते हैं। प्रिशे का दिल एकदम हर चीज़ से उचाट हो गया। अरे परी, ऐसे कैसे? आइसक्रीम तो खा ले पहले। क़याम बोला। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। प्रिशे ने कहा। क्यों, क्या हो गया तुम्हारे इस दिल को? वो भी यूँ अचानक क़याम ने पूछा, जिस पर इसने साथ वाली टेबल पर देखा, जहाँ वो लड़की नहीं थी और वो इसकी दोस्तें जा चुकी थीं, जिस पर प्रेशे ने सुकून का सांस ली। अच्छा ठीक है, अब आए हैं तो खा लेते हैं, प्रेशे ने मुस्कुरा कर कहा। पर अभी तो कह रही थी कि दिल नहीं चाह रहा। क़याम ने पूछा। पर अब चाह रहा है। अजीब सा दिल है तुम्हारा, कुछ कभी कुछ चाहता है तो कभी कुछ। ओ ख़बरदार, जो मेरे दिल को कुछ कहा तो ये जिसे चाहता है बस इसे ही चाहता है, प्रेशे तमाश से बोली। और अच्छा, और ये दिल किसे चाहता है ये भी बता दो, क़याम ने इसकी आंखों में देखकर पूछा। तुम्हें? बेसाख्ता इसके मुंह से निकला। क्या? क़याम ने हैरत से देखा। तुम्हें आइसक्रीम खिलानी है या नहीं? प्रेशे ने फ़ौरन बात बदली। तुम भी ना, क़याम मुस्कुरा कर कहता ऑर्डर देने लगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों बाहर आए।
एक्सक्यूज़ मी। ख़याम बाइक स्टार्ट करने वाला था जब पास से एक लड़की ने पुकारा। जी। ख़याम ने पूछा, वो मुझे आपसे सॉरी करना था, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था। इस लड़की ने कहा, इट्स ओके, हो जाता है। ख़याम बस इतना बोला। प्रीशा जबकि खामोशी से दोनों को देख रही थी। बाय द वे, मैंने आपको पहले भी देखा है यूनिवर्सिटी में। इस लड़की ने याद करके कहा। जी देखा होगा, क्योंकि आप और मैं एक ही क्लास में हैं। ख़याम ने कहा। और रियली व्हाट अ सरप्राइज़, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं सना। इसने हाथ बढ़ाया, जिस पर प्रीशा ने खूनखार नज़रों से इसे देखा। मैं ख़याम। ख़याम ने मुस्कुराकर कहकर हाथ मिलाया। ख़याम, नाइस नेम, अच्छा लगा आपसे मिलकर, सना ने मुस्कुराकर कहा। मुझे भी, ख़याम बोला। ख़याम चलें, पेशे की अब बस हुई। अरे मैंने देखा ही नहीं, ये कौन है? सना ने पूछा। ये मेरी परी है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त और कज़न। ख़याम ने मुस्कुराकर तारुफ करवाया। परी, ये कैसा नाम हुआ? सना ने हैरत से पूछा। नाम प्रीशे है, पर मैं परी कहता हूँ, ख़याम ने मुस्कुराकर कहा। आपसे मिलकर खुशी हुई प्रीशे, सना ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। मुझे भी, प्रीशे ने हाथ मिलाकर कहा। चले फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। सना इतना बोलकर चली गई। ख़याम चलें, प्रीशे ने इससे कहा, जो जो अब भी मुस्कुराकर सना को जाता देख रहा था, जो कि प्रीशे के दिल को छलनी कर रहा था। हाँ परी, चलो। ख़याम ने इतना बोलकर बाइक स्टार्ट की और वो दोनों ये घर की तरफ रवाना हो गए। हाय। ख़याम यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठा था जब सना इसके पास आ बैठी। अस्सलाम वालेकुम। वो ख़याम ने कहा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सना ने मुस्कुराकर पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। ख़याम ने कहा। ख़याम, मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए थी। सना ने कहा। जी बोलें। ख़याम ने पूछा। वो दरअसल मैं पिछले कुछ दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आ सकी, इसलिए मेरे कुछ टॉपिक्स क्लियर नहीं हैं, और आपको तो पता है नेक्स्ट वीक टेस्ट शुरू हो रहे हैं, तो क्या आप प्लीज़ मेरी थोड़ी हेल्प कर देंगे? सना ने झिझक कर पूछा। देखिए, आज तो मुमकिन नहीं, क्योंकि मुझे अभी परी को कॉलेज से पिक करने जाना है, तो फिर कभी सही इंशाल्लाह। ख़याम ने कहा। परी वही जो इस दिन आपके साथ थी? सना ने पूछा। जी परी, सिर्फ मैं कहता हूँ, आप रिशे ही कहें। ख़याम बोला। क्यों, कोई ख़ास वजह है? सना ने पूछा। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई इसे मेरे अलावा परी कहे। ख़याम ने संजीदगी से कहा। अच्छा चलें, छोड़ें। तो फिर क्या आप कल मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी फेल नहीं होना चाहती। सना ने मस्कीन शक्ल बनाकर कहा, जिस पर ख़याम मुस्कुरा दी। इंशाल्लाह, अब मुझे इजाज़त दें। ख़याम इतना कहकर चल दिए, जबकि वो तब तक इसे देखती रही जब तक वो नज़रों से ओझल ना हो गया। उफ़ अल्लाह, ये क्या बंदा है? सना ने मुस्कुराकर सोचा। कॉलेज के बाहर पहुंचकर ख़याम इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद ही इसे प्रीशे बाहर आती दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो परी? ख़याम ने मुस्कुराकर कहा। वालेकुम सलाम, मैं ठीक, और तुम? प्रीशे ने बाइक पर बैठते हुए पूछा। मैं भी ठीक। अच्छा ये बताओ कि घर में कुछ बना है खाने को कि नहीं? ख़याम ने पूछा। नहीं, अभी घर जाकर कुछ बनाऊंगी, प्रीशे ने कहा, जिस पर ख़याम ने महज सर हिलाया। ख़याम, बाइक क्यों रोक दी? प्रीशे ने पूछा। चलो पहले खाना खाते हैं, फिर मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा, ख़याम ने रेस्टोरेंट के बाहर रुककर कहा। ख़याम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं घर जाकर कुछ बना लूँगी, और वैसे भी अगर खाना खा भी लिया तो दादों के लिए तो बनाना ही है ना? प्रीशे ने कहा। अरे यार छोड़ो भी, जल्दी चलो, मुझे बड़ी भूख लगी। ख़याम ने कहकर इसका हाथ पकड़ा और अंदर ले गया। इन दिनों प्रीशे की पेपर्स चल रहे थे, इसलिए ख़याम नहीं चाहता था कि घर के कामों की वजह से इसकी पढ़ाई में खलल पड़े, इसलिए इसने घर के लिए भी खाना पैक करवा दिया। ख़याम, कितनी बार कहा है कि इस तरह ना किया करो, तुम्हारे पहले ही मुझ पर एहसान है, प्रीशा ने शर्मिंदा होते हुए कहा, जिस पर बाइक चलाते ख़याम के माथे पर बल पड़े। कौन से एहसान? ज़रा मुझे भी तो पता चले, कौन से एहसान किए हैं मैंने तुम पर? परी, कितनी दफ़ा कहा है मैंने तुमसे कि मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा ख्याल रखना, तुम दोस्त हो मेरी, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? प्लीज़ ये फजूल की सोचें मत सोचा करो। ख़याम ने संजीदगी से कहा। अच्छा बाबा, सॉरी, ये लो कान पकड़ती हूँ, आइंदा ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी, प्रीशा ने कान पकड़ कर कहा, जिस पर ख़याम मुस्कुराया। तुम भी ना? ख़याम बोला। अच्छा एक बात बताओ, वो लड़की इस दिन रेस्टोरेंट में मिली थी ना सना, वो आज यूनिवर्सिटी में भी मिली थी, स्टडी में कुछ हेल्प चाहिए थी इससे। ख़याम ने बताया। क्यों, क्या यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर ज़ुमरे पर चले गए हैं जिससे तुम्हारी हेल्प चाहिए? प्रीशा बोली। अरे यार, अक्सर स्टूडेंट लेते हैं हेल्प मुझसे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ख़याम ने कहा, जिस पर प्रीशा खामोश रही। ज़्यादा फ्री ना होना इसके साथ। थोड़ी देर बाद प्रीशा बोली। जो हुक्म मेरी परी का। ख़याम बोला, जिस पर प्रीशा मुस्कुरा दी। इसका लफ्ज़ मेरी परी ही से अंदर तक सरशार कर देता था। अस्सलाम वालेकुम आयशा, आप भी कैसी हैं आप? प्रीशा किचन में दाखिल होते आयशा से बोली। वालेकुम सलाम प्रीशा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? आयशा ने मुस्कुराकर पूछा। मैं भी ठीक हूँ। आपकी ख़याम कहाँ है? ख़याम के अलावा भी घर में और लोग हैं मैडम, कभी इनकी भी खबर ले लिया करें। ज़मर ने कहा। अरे क्यों लेंगी ये मैडम हमारी खबर? ये तो सिर्फ हमारे ख़याम से मिलने आती हैं, है ना? फ़ातिमा इसे छेड़ा, और वो सभी इसकी ख़याम के लिए पसंदगी देख चुके थे। ऐसी भी कोई बात नहीं है, मुझे इससे कुछ सवाल समझने थे। वैसे है कहाँ वो? प्रीशा ने पूछा। अपने कमरे में है, कोई इसकी क्लास फेलो आई है, इसको पढ़ा रहा है। आयशा के बताने पर वो एकदम चूकी, क्योंकि आज तक ख़याम का कोई दोस्त घर नहीं आया था।
तो ऐसे में एक लड़की का आना, वो जल्दी से ऊपर इसके कमरे में गई। इसने सीधा जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने ख़याम बेड पर बैठा सना को पढ़ा रहा था। परी तुम कब आई, मुझे बोलती मैं लेने आ जाता। ख़याम ने मुस्कुराकर कहा बस अभी आई हूँ, तुमसे कुछ समझना था। प्रीशा ने कहा आओ बैठो ना, बताओ क्या समझना है। ख़याम ने किताबें समेट कर जगह बनाई जिस पर वो एक नज़र सना को देखते इसके साथ आ बैठी। वैसे प्रीशा किसी के रूम में नॉक करके आना चाहिए, सना ने कहा। परी को मेरे रूम में आने के लिए या मेरी कोई चीज़ इस्तेमाल करने के लिए किसी किस्म की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, जवाब ख़याम ने दिया, जिस पर प्रीशा मुस्कुरा दी जबकि सना ने नागवार नज़रों से इसे देखा। बच्चों खाली पेट पढ़ना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए ले मिल्क शेक पिए। हादिया ट्रे पकड़े कमरे में दाखिल हुई। थैंक यू सो मच आपी, मैं सोच रहा था कि कुछ खा लें। ख़याम ने बोला हाय आपी कुर्बान मेरा प्यारा भाई। हादिया ने मोहब्बत से कहकर इसके गाल खींचे और बाहर चल दी। ख़याम तुम्हारी बहनें बहुत स्वीट हैं, सना ने मुस्कुराकर कहा। हाँ वाकई ही अच्छा। परी मैं सोच रहा था कि इस वीकेंड पर कहीं घूमने चलें क्योंकि तुम्हारे पेपर्स भी ख़त्म हो जाएंगे। ख़याम ने कहा बहुत अच्छा ख्याल है, हम सब फ्रेंड्स भी वीकेंड पर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो तुम दोनों भी हमारे साथ चलना। सना ने कहा नहीं मैं शायद ना चल सकूं क्योंकि दादों की तबीयत ठीक नहीं है। प्रीशा ने कहा ओह सुनकर अफसोस हुआ, चलो कोई बात नहीं। ख़याम तुम तो चलोगे ना, सना ने पूछा। नहीं यार परी के बगैर मज़ा नहीं आएगा। ख़याम बोला उफ़ अल्लाह वो क्या तुम्हारी सेक्रेटरी है जो तुम इसके बगैर कहीं आ जा नहीं सकते, चलो ना मज़ा आएगा। सना ने कहा हाँ ख़याम वो ठीक कह रही है, तुम जाओ एंजॉय करो, वैसे भी वहाँ सब तुम्हारे क्लास फेलो होंगे तो ऐसे में मेरा वहाँ क्या काम। प्रीशा बोली। परी उफ़ जब कह रही है तो मान लो ना। अच्छा ठीक है, ख़याम बोला। फिर कुछ देर बाद सना चलेगी जिस पर प्रीशा ने सूखा सांस लिया। इसे न जाने क्यों सना अच्छी नहीं लगी थी, हालांकि वो काफ़ी खुश मिजाज और मासूम लड़की थी, पर प्रीशा को इससे अजीब सी इनसिक्योरिटी फील हुई थी, वजह वो खुद भी नहीं जानती थी। वो साले समुंदर पर खड़ा था, रेत पर नंगे पांव खड़ा। वो शाम की ताज़ा हवा में सांस ले रहा था। इसकी यूनिवर्सिटी के बहुत से स्टूडेंट वहाँ आए हुए थे, पर वो सब अलग थलग खड़ा था। दफ्तर ने इसने फ़ोन निकाल के एक नंबर मिलाया जो कि पहले ही बेल पर उठा लिया गया था। हेलो हाँ बोलो ख़याम। प्रीशा ने कहा यार परी क्या कर रही हो। कुछ नहीं बस खाना बना रही हूँ। अच्छा क्या पका रही हो तुम। पालक गोश्त। अरे वाह, सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। काश मैं इस वक्त वहाँ होता। क्यों वहाँ खाने को कुछ नहीं है क्या। यार यहाँ तो सब बारबेक्यू का प्लान कर रहे हैं, पर अब मेरा पालक गोश्त खाने को दिल चाह रहा है। तुम भी ना हमेशा बेहतरीन छोड़कर बेहतर लेते हो। जी नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने कभी घाटे का सौदा नहीं किया। अच्छा जी मान लिया, और बताओ क्या चल रहा है। यार परी मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, सबसे अलग थलग खड़े हो गए तो दिल कैसे लगेगा। यार तुम्हारे बगैर दिल वैसे भी नहीं लगता। ख़याम की बात पर प्रीशा के लम्हे को थमी। वाकई हाँ बिल्कुल दिल कर रहा है उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। अच्छा अब ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, हमने सुनाया हाले दिल के, न जाने हमें क्या हो रहा है। दूसरी तरफ वो सुनकर बोली बस करो ज़्यादा हो रहा है। ख़याम ने शेर पढ़ा जिस पर फ़ोन पर प्रीशा की हंसी गूंजी। यार सना जाओ बात करो इससे। सना की दोस्त हिना ने इसे कहा। यार मुझसे नहीं होगा। सना बोली उफ़ यार हिम्मत करो और बात करो इससे, इसे बताओ कि तुम इसे पसंद करती हो, वरना ये ना हो कि कोई और इसे ले उड़े। हिना ने कहा यार अगर इसने इनकार कर दिया तो। उफ तुम बात तो करो ना, देखना नहीं करेगा वो इनकार। हिना ने इसे ज़बरदस्ती भेजा जिस पर वो कंफ्यूज सी इसके पास गई। ख़याम इसने इसके पास जाकर पुकारा। हाँ ख़याम ने फ़ोन कान से लगाए पूछा। मुझे तुमसे बात करनी है। सना ने कहा रुको ज़रा मैं परी से बात कर लूँ। ख़याम कहकर फिर बात करने लगा। पर ख़याम मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। रुको ज़रा मैं परी से पालक गोश्त की रेसिपी पूछ रहा हूँ। ख़याम प्लीज़ 2 मिनट मेरी बात सुन लो। रुको तो आप मेरी पहले बात सुनो। यार सना मेरा फ़ोन वापस करो। नहीं पहले तुम मेरी बात सुनो। उफ क्या है यार, मुझे परी से बात करनी है। ख़याम प्लीज़ 2 मिनट के लिए अपनी इस परी को साइड पर रखकर मेरी बात सुन लो। अच्छा बोलो। ख़याम इसकी तरफ मतवज्जो हुआ। देखो ख़याम जो बात मैं करने जा रही हूँ मैं नहीं जानती कि इसे सुनने के बाद तुम्हारा एक्शन कैसा होगा, पर मुझे लगता है मुझे अब तुमसे ये बात कर लेनी चाहिए। सना जो बात है खुलकर करो, तुम्हें तमीद बांधने की ज़रूरत नहीं है। ख़याम इसकी आंखों में देखकर कहा। ख़याम मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, अब से नहीं काफ़ी टाइम से। मुझे नहीं पता क्यों पर मुझे तुम सबसे अलग लगे हो। मैंने काफ़ी अर्सा तक तुम्हें देखा है, तुम बाकियों से अलग हो, इसलिए मुझे तुम अच्छे लगे हो। मैं जानती हूँ कि लड़कियाँ अपने मुंह से इज़हार करती अच्छी नहीं लगती, पर मुझे लगा कि मुझे अब दिल की बात दिल में नहीं रखनी चाहिए। सना बोलकर खामोश हुई। अब ख़याम के बोलने की मुंतज़िर थी। ख़याम काफ़ी देर से देखता रहा, फिर इसने हौले से लब खोले। कब भेजूँ अपनी आपी को तुम्हारे घर। ख़याम के बोलने पर इसने चूम कर इसे देखा जो कि मुस्कुरा कर इससे ही देख रहा था। तुम मजाक कर रहे हो। सना ने हैरत से पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं
खुद तुमसे बात करने वाला था पर हिम्मत नहीं हो रही थी। अच्छा हुआ तुमने खुद ही बात कर ली। ख़याम ने मुस्कुराकर कहा। इसे वाकई सना अच्छी लगी थी क्योंकि वो बहुत नादान और मासूम थी और यही चीज़ इसकी ख़याम को अच्छी लगी थी। तो फिर कब भेजोगे तुम अपनी आपी को? सना ने जोर से पूछा। इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। बहुत जल्द इंशाल्लाह, ख़याम ने कहा, जिस पर वो दोनों ही हंसते हुए बातें करने लगी। इस बात से अनजान के कोई तीसरा शख्स भी इनकी गुफ्तगू सुन चुका था। पीछे फ़ोन हाथ में पकड़े सोफे पर बैठी थी। इसे अभी तक अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ख़याम सना को पसंद करने लगा था, पर कब इसे इल्म ही नहीं हो सका। वो लड़की सिर्फ एक इजहार से ख़याम को इससे छीन कर ले गई थी। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आसान नहीं होता सालों किसी को खान कर जानकर लम्हों में खो देना। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? हाँ, सारा सालन जल गया। किन हवाओं में उड़ रही हो तुम? आदम साहब इसके पास आते गुस्से से बोले, जिस पर से नज़र उठा के ने देखा। तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या सुनाई नहीं दे रहा? आदम साहब गर्जे, जिस पर वो इन्हें देखती उठ खड़ी हुई। क्या हुआ? हाँ, ऐसे क्या देख रही हो? आदम साहब ने इसे देखकर पूछा, जो टिकटिकी बांधे इन्हें ही देख रही थी। देख रही हूँ, कितना अच्छा होता कि मैं यतीम होती, कम से कम सब्र तो आ जाता। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। प्रीशे ने कहा। क्या बकवास की तूने? बहुत ज़बान नहीं लग गई तुझे? आदम साहब ने इसका मुंह दबोच कर कहा, जिस पर इसने बुरी तरह इनके हाथ झटके। खबरदार, जो अपने गंदे हाथों से मुझे छुआ भी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मेरे पास होते तो मैं कभी बाहर किसी और से उम्मीद ना लगाती। आपने बर्बाद की है मेरी ज़िंदगी। आप हैं मेरे हर दुख के ज़िम्मेदार। मुझे शर्म आती है आपको बाप कहते। आप प्रीशे के बाकी अल्फाज मुँह में रह गए थे जब एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके गाल पर पड़ा। मारे और मारे, मुझे इतना मारे कि मर ही जाऊँ मैं। इससे ज़्यादा आप कर भी क्या सकते हैं सिवाय अपनी ये झूठी मर्दानगी दिखाने पर? खामोश, बिल्कुल खामोश। एक लफ्ज़ भी मुँह से निकाला तो जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। आदम साहब ने इसके बाल मुट्ठी में भरकर कहा। हूँ आए बड़े जान लेने वाले। प्रीशे तंजिया बोली, जिस पर आदम साहब ने तैश में आते हुए आओ देखना ताओ प्रीशे पर झपट पड़े। जबकि प्रीशे ने भी कुछ खास मज़ामत नहीं की। वो शायद आदम साहब के हाथों ही मरकर रिहाई पाना चाहती थी, क्योंकि जिस मसीहा का इसे इंतज़ार था वो तो अब नहीं आने वाला था। आप ही मुझे आपसे बात करनी है। ख़याम रात के 8 बजे आशा के कमरे में दाखिल होता बोला। हाँ ख़याम बोलो। आशा इसकी तरफ मतवज्जो हुई, जिस पर वो इसके कदमों में बैठ गया और सर इसके घुटनों पर रख दिया, जिस पर वो मुस्कुरा के इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। क्या बात है? आशा ने इसे खामोश पाकर पूछा। आप ही मेरी एक दोस्त है और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ख़याम बोला। दोनों? आशा ने मुस्कुराकर पूछा। जी। तुम्हें कैसे पता कि वो भी तुम्हें पसंद करती है? आशा ने खुशी से पूछा। इसने खुद बताया। क्या वाकई? आशा हैरान हुई। जी। अब मैं चाहता हूँ कि आप और असद भाई इसके घर जाएं, इसके मामा बाबा से बात करें। ख़याम के बोलने पर इसका हाथ थमा, आंखों में ताज्जुब उभरा। ख़याम किसकी बात कर रहे हो? आशा बामुश्किल पूछ पाई। सना की। ख़याम बोला, जिस पर आशा के सामने प्रीशे का चेहरा लहराया। पर ख़याम सना। आशा को समझ नहीं आई कि वो क्या कहे, पर वो प्रीशे की ख़याम के लिए चाहत देख चुकी थी और वो भी चाहती थी कि ऐसा हो, पर अब ख़याम की बात ने इसे कश्मकश में मुब्तला कर दिया था। क्यों आपी? आपको क्या सना पसंद नहीं? ख़याम को जैसे इसकी बात समझ नहीं आई। ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। पर आशा फिर खामोश होगी। एक तरफ प्रीशे थी तो दूसरी तरफ ख़याम। पर क्या आपी जो बात है साफ साफ कहें। अगर आप ऐसा नहीं चाहती तो बिला झिझक मुझसे कहें। आपका पूरा हक है, क्योंकि आप मेरी मामा की जगह है। ख़याम ने इसके दोनों हाथ थाम कर बहुत मान से बोला, जिस पर आशा ने दिल पर पत्थर रखकर चुनाव किया। पर अभी ये सिर्फ मंगनी होगी। शादी तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने के बाद होगी। आशा ने किस दिल से कहा था सिर्फ वही जानती थी। थैंक यू अपी, थैंक यू सो मच। ख़याम फरते जज्बात से कहा, जिस पर आशा ने इसके माथे पर बोसा दिया। जाओ शाबा, जाकर सो जाओ। आशा के बोलने पर मुस्कुराता हुआ उठ गया। कमरे में पहुंचकर उसने फ़ौरन फ़ोन निकालकर प्रीशे का नंबर मिलाया, पर खिलाफ तवक्को बेल जा रही थी, पर वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। इसने काफ़ी बार ट्राई किया, पर इसने कॉल पिक ना की, जिस पर वो परेशान हुआ, क्योंकि प्रीशे कभी इसकी कॉल नज़रअंदाज नहीं करती थी। एक ख्याल के तहत वो लॉन्च में आया और वहाँ रखे घर के फ़ोन पर प्रीशे का नंबर मिलाया। प्रीशे मुसलसल आती ख़याम की कॉल को नज़रअंदाज करती रही थी। आंसू अब भी रवानी से बह रहे थे। इसके गाल और माथे पर नील थे। होंठों का किनारा भी फट चुका था। बाजू में भी दर्द की टीसें उठ रही थी। कुछ देर बाद इसका फ़ोन दोबारा बजा। इसने देखा तो कोई अननोन नंबर था। इसने पहले नज़रअंदाज करना चाहा, फिर एक ख्याल के तहत कॉल रिसीव की। हेलो परी, कहाँ हो तुम और तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ। ख़याम एक सांस में बोलता चला गया। क्यों, कोई काम था? प्रीशे का लहजा बिल्कुल स्पार था। परी, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ख़याम को इसके लहजे से तशवीश हुई। ख़याम, तुम्हें कुछ कहना है या मैं फ़ोन रखूं? इस बार लहजे में तलखी थी, जिसे ख़याम ने बखूबी नोटिस किया।
परी मुझसे नाराज़ हो। ख़याम का लहजा एकदम पस्त हो गया। दोबारा मुझे कॉल मत करना, नहायत गुस्से से कहकर इसने फ़ोन रख दिया। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे खुद पर काबू करे। ऐसा क्या देखा ख़याम ने सना में जो इससे प्रेशर में नज़र नहीं आया? आखिर वो इतने सालों से साथ है तो क्यों ख़याम को एहसास नहीं हो सका कि प्रेशर के दिल में इसके लिए जज्बात हैं? ये सोचे इसे चैन नहीं लेने दे रही थी। दूसरी तरफ ख़याम ने फ़ोन कान से हटाया और कुछ लम्हे से देखता रहा। फिर एकदम इसकी आंखों में सुर्खी उतरी, गर्दन की रगें तन गई। वो गुस्से से बाइक की चाबी उठाकर तेज़ी से बाहर निकला। ख़याम किधर जा रही है? उस वक्त हसन ने इसे रोकर पूछा। भाई मैं परी के पास जा रहा हूँ। ज़रूर आदम अंकल ने फिर इसे मारा इस बार तो मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाला। ख़याम गुस्से से बोलकर बाहर निकल गया। ख़याम रुको तो हसन ने आवाज़ दी, पर बेसूद। ख़याम से जितनी तेज़ी हो सकी वो इतनी तेज़ी से बाइक चला रहा था। प्रेशे के लहजे की तलखी ने इसे बेचैन कर दिया था, क्योंकि कभी प्रेशे ने इसे ऐसे बात नहीं की थी। उसने प्रेशे के घर के बाहर पहुंचकर बाइक रोकी, गुस्से से दरवाज़ा पीटा। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? आदम साहब ने इसे देखकर गुस्से से बोले। क्या कहा आपने मेरी परी को? ख़याम ने का सवाल नज़रअंदाज करके आग से लहजे में पूछा। कुछ भी कहूँ, मेरी बेटी है और ये हमारा आपस का मामला है। तुम दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ दफ़ा हो जाओ इधर से। आदम साहब गुस्से से बोलकर दरवाज़ा बंद करने वाले थे जब ख़याम ने एक ज़ोरदार लात मारकर पूरा दरवाज़ा खोल दिया। क्या बदतमीज़ी है? आदम साहब गरजे। कहा था ना मैंने कि मेरी परी पर हाथ उठाया तो हाथ तोड़ दूंगा। फिर कैसे हिम्मत हुई आपकी मेरी परी पर हाथ उठाने की? ख़याम आदम साहब का गिरेबान पकड़कर पहले धीमे और फिर गुस्से लहजे में बोला। मेरी बेटी है, हाथ उठाऊं या जान से मारूं? तुम हो कौन? आदम साहब के बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जिस ख़याम ने ज़ोरदार मुक्का इनके मुंह पर मारा। जान से मारोगे? क्यों, लावारिस है वो? ख़याम ने इन्हें गिरबान से पकड़कर खड़ा किया और एक और ज़ोरदार मुक्का इनके मुंह पर मारा। मैं जान ले लूँगा हर इस शख्स की जिसने मेरी परी को रुलाया, ख़याम ने बोलकर आदम साहब को फिर गिरबान से पकड़कर खड़ा किया। ख़याम इससे पहले कि ख़याम इन्हें तीसरा मुक्का जड़ता सीढ़ियाँ उतरती प्रेशे की आवाज़ पर रुका। ख़याम पागल हो गए हो? छोड़ो मेरे बाबा को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन पर हाथ उठाने की? प्रेशे ने आदम साहब को छोड़ाकर इससे कहा, जो कि लब बीचे इसके ज़ख्मों को देख रहा था। इनकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की? ख़याम ने ढाल से सोफे पर बैठे आदम साहब को देखकर बोला। बाबा हैं मेरे, खबरदार जो कुछ कहा हाथ तोड़ दूंगी मैं तुम्हारे। प्रेशे गुस्से से बोली, जबकि इसकी बात पर ख़याम के साथ साथ आदम साहब भी हैरान रह गए। वो बेटी जिस पर सारी ज़िंदगी जुल्म करते रहे, आज वो बेटी इनके सामने शीशा पिलाई दीवार बनी खड़ी थी। पर परी तुम इनके लिए मुझसे ऐसे बात कर रही हो? अरे ये शख्स इस काबिल नहीं है कि इस पर रहम किया जाए। तुम कैसे भूल सकती हो कि कितने जुल्म किए हैं उन्होंने तुम पर? ये शख्स तुम्हारे बाप कहलाने के काबिल नहीं है, बल्कि ये शख्स इंसान कहलाने के काबिल नहीं। ख़याम के अल्फाज वही दम तोड़ गए थे जब प्रेशे ने ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा और वो मुंह पर हाथ रख के हैरत से देख रहा था। परी बस, खबरदार जो मेरे बाबा के बारे में एक लफ्ज़ और कहा, ये किस काबिल हैं किस काबिल नहीं मुझे पता है। तुम्हें या किसी तीसरे शख्स को बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम चले जाओ यहाँ से। हमारा ज़ाती मामलात में मदाखलत करने की तुम्हें कोई हक़ नहीं है और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि जो शख्स मेरे बाबा की इज़्ज़त नहीं कर सकता इसकी मेरे नज़र में कोई अहमियत नहीं है, समझे तुम? प्रेशे गुस्से से बोल रही थी जबकि वो बस हैरत से देख रहा था जिसे एक लम्हे में इससे तीसरा शख्स बना दिया था। परी मेरी बात। आई सेड लीव। ख़याम कुछ कहने वाला था जब प्रेशा एकदम बोली, जिस पर वो कुछ लम्हे लब बीचे इससे देखता रहा, फिर बाहर चल दिया। बाबा प्रेशा आदम साहब के पास आई, जो कि आंखों में आंसू लिए से देख रहे थे। अपने बदनसीब बाप को माफ़ कर दो बेटा। आदम साहब इसके सामने हाथ जोड़कर रोते हुए बोले। बाबा प्लीज़। प्रेशा ने तड़प कर इनके हाथ थामे। और यही तो बेटियाँ होती हैं, बाप भाइयों की ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प जाने वाली, छोटी छोटी बातों पर जान वार देने वाली, खुद को मिटाकर बाप भाइयों की सर पर इज़्ज़त का ताज पहनाने वाली। हाँ, यही बेटियां होती हैं। बेटा मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ, मुझे माफ़। प्लीज़ बाबा ऐसा मत कहें, आप तो मेरे सब कुछ हैं, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। प्रेशा नम आंखों से बोली, जिस पर आदम साहब ने इस अपने साथ लगाया। और ये ज़िंदगी में पहली बार था कि वो अपने बाप के गले लगी थी। दिल ने सब्र का दामन छोड़ा तो आंसू को भी बहने की राह मिल गई। वो फूट फूट कर रो दिया। आदम साहब इसका माथा चूमा, आंसू इनकी भी रवानी से बह रहे थे। आज एक बेटी को इसका बाप मिल गया था, बाकी सब कुछ सानवी हो चुका था। ख़याम बेमकसद सड़कों पर बाइक चला रहा था। प्रेशे के अल्फाज इसके ज़हन में घूम रहे थे। वो बार बार आंखों में आई नमी को पीछे धकेल रहा था। वो लड़की जो बचपन से इसके साथ पली बड़ी, जो इसके हर राज, हर ख्वाब, हर चीज़ से वाकिफ़ थी, इससे पहले इसके दिल का हाल जान लेती थी, जिसकी पहली तरजीह इसकी ज़ात हुआ करती थी, आज इसने इतनी आसानी से इस पर दरवाज़ा बंद कर दिया था।
कहा इसकी हैसियत बस इतनी थी, क्या प्रीशे की नज़र में वो बस एक राह चलता मुसाफिर था जो इसके लिए रास्ता अलग करना इतना आसान था? क्या प्रीशे के लिए क़याम कोई अहमियत नहीं रखता था? ये सवाल इसके दिमाग पर हथौड़े बनकर बरस रहे थे। इसने बाइक सड़क किनारे रोके और फुटपाथ पर सर हाथों में गिराए बैठ गया। क्यों परी, क्यों, आखिर क्यों इतनी आसानी से तुमने मुझे पराया कर दिया? क्या हमारा रिश्ता, हमारी दोस्ती तुम्हारी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखती थी, या शायद तुम्हें सिर्फ एक बहाना चाहिए था मुझसे जान छुड़वाने का? ख़याम तसव्वुर में इससे मुखातिब हुआ। पूरी रात वो वहीं बैठा रहा। करीबन फजर के वक़्त वो घर में दाखिल हुआ। वो सीधा अपने कमरे में गया और जाकर बेड पर लेट गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब इसे दरवाज़ा खुलने और बंद करने की आवाज़ आई, पर वो आंखें मूंदे लेटा रहा। सिर्फ 2 ही लोग थे जो बगैर इजाज़त के कमरे में आ सकते थे। ख़याम आयशा के पुकारने पर इसने आंखें वाह की, जिसके खुमार की सुर्खी लिए हुई थी। जी आप भी। लहजे में लहजा नम था, या शायद आयशा को लगा था। वो चलते हुए उसके सराहने आकर बैठी। इसने इसके माथे पर हाथ रखा तो उसे लगा जैसे इसने किसी जलते कोयले पर हाथ रख लिया हो। ख़याम, इतना तेज़ बुखार, कहाँ थे सारी रात? आयशा के पूछने पर इसने इसकी गोद में सर रख दिया। बोला, कुछ नहीं। ख़याम, मेरी जान क्या हुआ है? आयशा ने पूछा। कुछ नहीं आप ही, बस किसी की नज़र में अपनी अहमियत देकर आ रहा हूँ। ख़याम बोलकर खामोश हो गया। आयशा ने भी इससे मज़ीद कोई सवाल ना किया। वो इसकी बात का मतलब अच्छे से समझ गई थी। वो जानती थी कि यही होगा। या अल्लाह इन पर रहम फरमा। आयशा दिल में दुआ गो थी, जब सब दर बंद हो जाएं तब भी एक दर हमेशा खुला रहता है। ख़याम, उठो, सूप पियो। आयशा इसके सराहने बैठती बोली। इस वाक़े को 1 हफ़्ता गुजर चुका था, पर ख़याम का बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। आप ही परी आई? ख़याम ने पूछा। ये सवाल न जाने वो कितनी बार पूछ चुका था। नहीं ख़याम, वो नहीं आई, आयशा ने मायूसी से कहा, जिस पर ख़याम की आंखों में करब उतरा। इसे पता है कि मैं बीमार हूँ? ख़याम ने पूछा। नहीं, इसे नहीं पता, आयशा ने कहा। इसलिए वो नहीं है? अगर इसे पता होता तो वो ज़रूर आती। आपको पता है ना कि वो मुझसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकती। ख़याम ने शायद खुद को तसल्ली दी। तुम सूप पियो। आयशा ने चम्मच इसके मुँह के पास किया। आप ही इसे बोलें, एक बार मुझे माफ़ कर दे। मुझे पता है कि मेरी गलती है। मैं आदम अंकल से भी सॉरी कर लूँगा, पर आप प्लीज़ परी से बात करें, आपकी बात वो नहीं टालेगी, ख़याम ने कहा और इसके लहजे में मिन्नत थी। अच्छा तुम ये पियो, मैं करती हूँ इससे कॉल। आयशा ने कहा, ये मैं खुद पी लूँगा, आप इसे कॉल करें। ख़याम बाउल पकड़ता आयशा ने कुछ पल इसे देखा, फिर उठ गई। प्रीशे कहाँ हो? आदम साहब ने घर में दाखिल होते पुकारा। जी बाबा। प्रीशे किचन से निकलती बोली। किचन में क्या कर रही हो? आदम साहब ने पूछा। कुछ नहीं बाबा, बस खाना बना रही थी। प्रीशे बोली। मैंने मना किया था खाना मत बनाना, आज बाहर डिनर करेंगे, फिर भी तुम बाज नहीं आई, आदम साहब ने कहा, जिस पर प्रीशे मुस्कुरा कर इन दिनों में इनका रवैया मुस्कुरा दी। इन दिनों में इनका रवैया प्रीशे के साथ बहुत अच्छा हो गया था। वो इसका बहुत ख्याल रखते थे, सारी गलत आदतें भी छोड़ चुके थे, गोया अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे। बाबा दादों के लिए बना रही हूँ, इनसे नहीं खाया जाता बाहर का खाना। प्रीशे ने कहा। तो तुम क्यों हलकान हो रही हो? मैं सोच रहा हूँ अम्मा के लिए कोई मेड रख लें, तुमने खुद भी पढ़ना होता है तो ख्वामखा डिस्टर्ब होगी, आदम साहब ने कहा। अच्छा अम्मा के काम से डिस्टर्ब होते हो तुम दोनों? अच्छा माँ के काम से डिस्टर्ब होते हो तुम दोनों? दादो सीढ़ियों से उतरते हुए बोली। अरे नहीं अम्मा, मेरा वो मतलब नहीं था, आदम साहब ने कहा। बस बस रहने दो, पता है मुझे। तब आगे हो तुम दोनों मुझसे तंग आगे हो तुम दोनों, मुझसे जान छुड़ाते हो ना? अस्तगफिरुल्लाह दादो, हमने ऐसा कब कहा? प्रीशे बोली। परी, पर मेरी बात कान खोल कर सुन लो, ये बुढ़ी इतनी जल्दी तुम दोनों का पीछा नहीं छोड़ने वाली है, दादो ने अपनी लाठी ज़मीन पर मारकर कहा, जिससे सब हंस दी। इतने में प्रीशे का फ़ोन बजा। उसने देखा तो आयशा की कॉल थी। वो कॉल सुनने ऊपर चल दी। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। प्रीशे कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए? मैं भी ठीक हूँ। प्रीशे, ख़याम तुमसे मिलना चाहता है, पर मुझे नहीं मिलना। इससे प्रीशे ने साफ इनकार किया। प्रीशे, कम से कम इसकी कॉल ही पिक कर लो, बहुत डिस्टर्ब है वो। आशा ने एक और कोशिश की। आज 1 हफ़्ते बाद क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? वो पहले तो ख्याल नहीं आया। प्रीशे ने कहा। 1 हफ़्ते से बीमार है वो, बुखार है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा, बामुश्किल रोके रखा है इससे मैंने तुम्हारे घर जाने से, पर न जाने कितनी कॉल्स कर चुका है, पर तुम्हारा नंबर बन जा रहा है। आशा ने कहा। आप ही प्लीज़, आप मुझे फ़ोर्स ना करें, मुझे नहीं बात करनी, इससे ना ही मिलना है। आप प्लीज़ इसे कहें कि मुझे कॉल ना करे। प्रीशे ने कहकर कॉल काट दी। वो बज़ाहिर नॉर्मल थी, पर अंदर से बहुत उदास थी, जिससे दिन में न जाने कितनी बार बात करती थी। 1 हफ़्ते से इसे देखा तक नहीं था और ना ही इसकी आवाज़ सुनी थी। अब इसके बीमार होने का सुनकर परेशान हो गई थी। दिल चाह रहा था कि इसे देखने का, पर फिर अना बीच में आ रही थी। रात के खाने पर भी वो खामोश रही। आदम साहब इसका अंदाज़ बाखूबी नोटिस कर रहे थे। बामुश्किल चलने वाले खाने के लिए इसका जहन ख़याम में अटका हुआ था। वो बेड पर लेटी इसके बारे में सोच रही थी कि इसका फ़ोन बजा। वो जानती थी किसकी कॉल है, तभी कॉल काट दी, लेकिन फ़ोन फिर बजा। इस बार न जाने मन में क्या समाई। प्रीशे ने कॉल पिक कर ली। हेलो। प्रीशे बोली। परी प्लीज़ कॉल मत काटना, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। ख़याम एकदम बोला। बोलो। प्रीशे ने कहा लहजा सपाट था।
पर आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे बाबा से भी सॉरी कर लूँगा, प्लीज़ परी ख़त्म कर दो ना नाराज़गी, प्लीज़ मुझे बस गुस्सा आ गया था, प्लीज़ सॉरी ना। ख़याम बोला, लहजा टूटा हुआ था, तुम कह चुके या कुछ और भी कहना है? प्रीशियस पार लहजे में बोली परी। प्लीज़। ख़याम के लहजे में करब वाज़ा था। प्रीशा ने आंखें मींची। दोबारा कॉल मत करना, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। प्रीशा कॉल रखने वाली थी, ख़याम की बात सुनकर रुकी। कहा क्या कहाँ हो तुम? प्रीशा जल्दी से बालकोनी में आई, जहाँ वो इतनी सर्दी और धुंध में बाइक के साथ खड़ा था। चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था, सर्दी की वजह से इसकी नाक सुर्ख हो रही थी या शायद वो पूरा सुर्ख हो रहा था। प्रीशा ने देखा वो हल्का हल्का कांप रहा था। ख़याम, इतनी सर्दी में क्यों खड़े हो? घर आ जाओ, अपने घर जाओ अपने। प्रीशा ने कहा सॉरी। ख़याम बस इतना बोला। ख़याम, मैं बोल रही हूँ घर जाओ। प्रीशा इसको यूँ खड़े रहने पर गुस्सा आया। मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करती। ख़याम ज़िद्दीपन से बोला। उफ़, क्या मुसीबत है, बोल रही हूँ ना, जाओ यहाँ से, समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? प्रीशा गुस्से से बोली। फिलहाल वैसे माफ़ करने का कोई इरादा नहीं रखती थी। मैं नहीं जाऊँगा। ख़याम बोला, ठीक है फिर खड़े रहो सारी रात यहाँ। प्रीशा कहकर अंदर चल दी। से लगा था कि थोड़ी देर तक ख़याम खुद ही चला जाएगा, क्योंकि जितनी सर्दी हो रही थी ज़्यादा देर वहाँ खड़े रहना नामुमकिन था, खासकर तब जब आपको पहले ही बुखार हो। प्रीशा ने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी ताकि वो समझ जाए कि वो सो चुकी है और जल्दी चला जाए। इसकी बार बार माफ़ी मांगने पर इसका दिल दुखा था, पर इससे भी ज़्यादा तब दुखा था जब इसकी ज़िंदगी में कोई और आया था। वो जानती थी कि ख़याम की कोई गलती नहीं है, पर गलती तो इसकी भी नहीं थी, तो इसे सज़ा क्यों मिली? जब इसे अपनाना ही नहीं था, तो जाने अनजाने में इसे ख्वाब क्यों दिखाया, क्यों इसके इतने करीब आया? वो इन्हीं सोचों में घड़ी सो गई। ओहो, इसी वक्त चला गया होगा। सुबह प्रीशा ने बाहर देखा तो इसे ख़याम कहीं नज़र ना आया। वह बड़बड़ाते हुए नीचे आई, लेकिन फिर लॉन्च का मज़ा देखकर ठटकी, जहाँ आदम साहब कंबल ओढ़े कांपते हुए ख़याम को सूप पिला रहे थे। ख़याम, तुम इधर क्या कर रहे हो? प्रीशा इसके सर पर खड़ी होती बोली। प्रीशा, ये क्या तरीका है? वो बेचारा तुमसे सॉरी करने आया था और तुमने बजाय इसे अंदर बुलाने के सारी रात बाहर खड़ा रखा, वो भी इतनी सर्दी में। आदम साहब गुस्से से बोले, क्या तुम सारी रात बाहर खड़े रहे? उफ, मैंने कहा भी था कि घर चले जाओ। प्रीशा बोली। इसे अब अफसोस हो रहा था कि इसे कम से कम यूँ नहीं करना चाहिए था। मैंने भी कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा। ख़याम कामते हुए मुश्किल जुमला पूरा कर सका। उफ, तुम्हें पहले ही बुखार था, ऊपर से ये हालत बना ली। बाबा, आप डॉक्टर को कॉल करें, इसे मैं सूप पिलाती हूँ। प्रीशा ने कहा, जिस पर आदम साहब बाहर चल दिए, जबकि वो ख़याम को सूप पिलाने लगी। मुझे माफ़ किया? ख़याम मुश्किल बोला। हाँ बाबा, कर दिया, बोलो मत वरना सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। प्रीशा ने कहा, जिस पर ख़याम मुस्कुरा दिया। आज एक हफ्ते बाद मुस्कुराया था। कुछ देर बाद आदम साहब के हमरा डॉक्टर आए। वैसे इस मौसम में ज़्यादातर केस बच्चों के होते हैं जो वालिदैन का कहना ना मानकर बाहर सर्दी में खेलते हैं। आप जैसे मैच्योर इंसान से इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर इसका मुआयना करने के बाद बोला, वो क्या है ना कि मेरी आप ही कहती हैं कि मैं अभी भी बच्चा हूँ। ख़याम मुस्कुरा कर बोला, इसकी सर्दी अब कुछ कम हुई थी, जबकि इसकी बात पर डॉक्टर नफ़ी में सर हिलाया, फिर से मेडिसिन देकर चले गए। अब मैं चलता हूँ। ख़याम बोला, इंसानों की तरह चुपचाप बैठ जाओ, ज़रा सी सर्दी कम हुई, अभी तुम जाने की पड़ गई, जब ज़रा बेहतर हो तो चले जाना। प्रीशा ने इसे झड़का। अच्छा परी बैठ गया, डांटो तो मत। ख़याम बोला, डांटो मत, दिल तो कर रहा तुम्हारा सर फोड़ दूं, क्या ज़रूरत थी यूँ पूरी पूरी रात खड़े रहने की? कौन सी मूवी देखकर आए थे? हाँ, प्रीशा ने कहा। यार, एक दोस्त नाराज़ था, इसको मनाना था बस। ख़याम बोला, हूँ दोस्त। प्रीशा ने सर झटका। अच्छा, ये सब छोड़ो, तुम्हें एक बात बताऊं? ख़याम एक्साइटेड सा बोला। बोलो। प्रीशा ने कहा, मैं शादी कर रहा हूँ। ख़याम ने मुस्कुराकर कहा, जबकि प्रीशा के दिल में एक किरची सी चुभी, पर बोली कुछ नहीं। तुम अभी तक नाराज़ हो, इसलिए मुझसे बात नहीं करी? ख़याम ने इसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। परी ने आस्ता आवाज़ में कहा, ऐसी बात नहीं है तो क्या बात है? मुझसे तो कह सकती हो, आखिरकार हम दोनों दोस्त हैं। ख़याम बोला, मैंने कहा ना कोई बात नहीं है, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, इसलिए खामोशी से सो जाओ। परी ने कहा। तो ख़याम उठा और बोला, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ, आशा भी परेशान हो रही होंगी। ये बात बोलकर ख़याम बाहर निकल गया और परी पीछे से अरे अरे करती रह गई। ख़याम इधर से निकलकर सीधा घर आए तो सामने आशा खड़ी थी। इसको देखकर फ़ौरन इसकी तरफ आई। कहाँ थे तुम? सारी रात फ़ोन भी बंद था। कोई एहसास है तुम्हें कि मैं कितना परेशान हो रही थी? आशा इसके पास आती इस पर बरस पड़ी, जबकि ख़याम खामोशी से इनका अपने लिए परेशान होना देख रहा था। कुछ पूछा है मैंने? जो जवाब दो। आशा ख़याम की जानिब से कोई जवाब ना पाकर फिर बोली, कहीं नहीं आप ही, बस परी की तरफ गया था। ख़याम, जो आशा की आवाज़ से होश में आया था, जल्दी जल्दी से बोला और इनके कंधों से थाम कर अंदर चला गया। परी की तरफ, सब ठीक तो है ना? और तुम अकेले क्यों गए थे? पता है ना तुम्हारी तबीयत आगे ही नहीं ठीक। आयशा ने पहले परेशानी से पूछा, फिर साथ इसे डांटा। ख़याम आशा को लेकर ड्राइंग रूम में मौजूद सोफ़े पर बैठा।
जी, आप ही सब ठीक है। आपको तो पता है ना कि परी मुझसे नाराज़ है, तो इसे मनाने गया था और आप ये सब बातें छोड़ें और बताएँ आप सना के घर रिश्ता लेकर कब जाएँगी? क़याम ने इनकी बात का जवाब देकर साथ पूछा, तुम पहले ठीक हो जाओ, इसके बाद चलेंगे। आशा ने प्यार से इस बात का जवाब दिया, क्या मतलब मैं भी साथ जाऊँगा क्या? क़याम ने फ़ौरन पूछा, हाँ तो और क्या, वैसे तुम नहीं जाना चाहते क्या? आशा ने पूछा, नहीं आपी, ये मेरा मतलब है कि अच्छा नहीं लगता, वो सादा से लोग हैं, बस आप और भाई ही चले जाएं, यही काफ़ी है। क़याम ने कहा, वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है, पता नहीं वो लोग कैसा महसूस करते हैं। ठीक है, तुम घर ही रहना, हम लोग खुद ही हो आएंगे। आशा ने क़याम की बात से इत्तफ़ाक़ किया। तो फिर कब जा रहे हैं आप लोग? क़याम ने बेसब्री से पूछा। इंशाल्लाह हम 2-3 दिन तक चक्कर लगाते हैं, आशा ने कहा और इसकी बेसब्री देखते हुए मुस्कुरा दी। क्या बातें हो रही हैं? असद ने अंदर कदम रखते हुए पूछा। सना के घर जाने की बात हो रही है, आशा मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा तो फिर कब जाना है? असद ने आम से अंदाज में पूछा। मैं सोच रही हूँ परसों चलते हैं, क्या ख्याल है? आयशा ने अपनी राय पेश की। हम ठीक है, फिर परसों चलेंगे। परी जो कि क़याम के इस तरह से जाने की वजह से परेशान हो चुकी थी, अपने कमरे में आकर न जाने कब से इसे कॉल्स और मैसेजेस कर रही थी, मगर इसका नंबर था कि मुसलसल बन जा रहा था। इसको डर लग रहा था कि क़याम घर पहुंचा भी है कि नहीं। अचानक इससे आयशा का ख्याल आया तो इसने बगैर सोचे समझे फ़ोन मिला दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप ही कैसी हैं आप? कॉल अटेंड होते ही परी ने आशा से पूछा। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ? आयशा ने प्यार से कहा, मैं भी ठीक हूँ। आप ही क़याम घर ही है? घर ही मैं भी ठीक हूँ। आप ही क़याम घर ही है? परी ने पूछा। हाँ घर ही है। क्या हुआ? फूल से तो फिर से तो लड़ाई नहीं होगी? आशा ने इसे छेड़ते हुए पूछा। नहीं आप ही, ऐसी कोई बात नहीं है, बस इसका नंबर बन जा रहा था तो मैंने सोचा कि आपको फ़ोन कर लूँ। पर परी ने अपनी सफाई देते हुए बोली, अच्छा मैं तो बस मजाक कर रही थी, बोलो बात करवाऊँ? आशा ने पूछा। जी आप ही करवा दें। परी जल्दी से बोली कि कहीं वो मुकर ही ना जाए, जबकि दूसरी जानिब आशा इसकी जल्दी देखकर मुस्कुरा दी। आशा ने जाकर क़याम के दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाए की आवाज़ सुनकर आशा अंदर दाखिल हुई तो क़याम जल्दी से बोला, अरे आप ही, आप मुझे बुला लेती, खुद क्यों ज़हमत की? क़याम आशा को देखकर जल्दी से बोला, अरे नहीं ये बस परी का फ़ोन आया था, इसने तुमसे बात करनी है। ये लो मैं जा रही हूँ, मुझे बाहर का काम करना है। आशा इतना कहकर नीचे चली गई। अस्सलाम वालेकुम, क़याम ने कहा। वालेकुम सलाम, कहाँ थे तुम? कब से कॉल्स और मैसेज कर रही हो, नंबर क्यों बन जा रहा है? परी तो इसके सलाम लेते ही फट पड़ी, जबकि क़याम मुस्कुरा दिया। क्या हो गया है? तुमसे कुछ पूछा है मैंने, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? पर इसके जवाब ना देने पर फिर से गुस्से से बोली, अरे यार मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई, इसलिए बंद है, अभी चार्जिंग पर ही लगाकर ऑन ही कर रहा था कि तुम्हारा फ़ोन आ गया। क़याम जल्दी से अपनी सफाई पेश करते हुए बोला कि कहीं वो मोबाइल में से ही ना मारना शुरू कर दे। क्यों बैटरी ख़त्म हुई? आखिर ऐसा क्या कह रहे थे तुम मोबाइल पर? परी गुस्से से बोली। इसका गुस्सा किसी सूरत कम नहीं होता था। मैं मोबाइल पर गेम्स खेल रहा था। क़याम ने हंसकर कहा। क्या कहा तुमने? गेम्स खेल रहे थे? तुम्हारी तो, अरे यार मजाक कर रहा था। क़याम ने इसकी बात काट कर कहा। अच्छा सब बातें छोड़ो और बताओ क्या करने लगे हो? परी बात बदलते हुए बोली। कुछ खास नहीं, मेडिसिन लेकर सोने लगा हूँ। क़याम आम से अंदाज में बोला। अच्छा ठीक है, तुम अब आराम करो, अल्लाह हाफिज़। परी ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। पागल लड़की, क़याम ने मुस्कुराकर कहा और बाहर जाकर आयशा को इसका मोबाइल वापस कर दिया और वापस आकर सो गया। 2 दिन बाद, आप लोग कब तक निकल रहे हैं? क़याम ने पूछा। बस कुछ ही देर में निकल रहे हैं, आयशा ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद असद अंदर दाखिल हुआ और बोला, चलें जी चलें, आयशा ने कहा और इसके साथ ही आयशा और असद, रिमशा और अहमद निकल गए। इनके घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक डेढ़ उम्र शख्स ने दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम। असद ने आगे बढ़कर सलाम किया। वालेकुम सलाम, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो शख्स बोला, जी हम क़याम के घर वाले हैं। आयशा ने तारुफ करवाया। अरे माशाल्लाह, आप क़याम बेटे के घर वाले हैं, अंदर आएँ ना प्लीज़। वो शख्स खुश दिली से बोला और इनको लेकर अंदर चला गया। इधर जाकर इसने इन सबको ड्राइंग रूम में बैठाया और ख़ुद सना को आवाज़ें देने लगा। सना सना जल्दी से बाहर आओ, देखो कौन आया है। सना अपने बाप की आवाज़ पर जल्दी से बाहर आई, उन सबको देखकर सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सना ने मुस्कुरा कर पूछा। वालेकुम अस्सलाम, सब ने एक साथ ही जवाब दिया। इसके साथ ही आयशा और रिमशा सना के गले लगी और असद और अहमद ने इनके सर पर शफ़क़त से हाथ रखा। सना जाओ, जाकर मेहमानों के लिए चाय बनाओ, सना के वालिद ने कहा तो सना चली गई। वैसे अंकल आपका नाम क्या है और आपकी फ़ैमिली में और कौन कौन है? अहमद ने पूछा। बेटा मेरा नाम फैज़ान है, मेरी 2 बेटियां हैं, एक सना और दूसरी हिना। इनकी माँ का 5 साल पहले इंतकाल हो गया है, अब मेरी दोनों बेटियां ही मेरी कायनात हैं। फैज़ान साहब ने कहा और हमें सुनकर अफसोस हुआ, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। अहमद ने कहा। आमीन, सब ने मिलकर कहा। दरअसल अंकल हम यहाँ अपने भाई क़याम के लिए आपकी बेटी सना का रिश्ता मांगने आए हैं, असद ने बात शुरू करते हुए कहा।
हम अपने भाई ख़याम के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं, असद ने बात शुरू करते हुए कहा, जबकि असद की बात सुनकर बाहर खड़ी सना के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। सना ने मुझे ये बात बताई थी, मगर फैज़ान साहब ने बात अधूरी छोड़ दी। मगर क्या अंकल? असद ने परेशानी से पूछा। मगर ख़याम और सना अभी छोटे हैं और ख़याम अभी तक कोई काम वगैरह भी नहीं करता। फैज़ान साहब ने अपनी बात मुकम्मल की। अंकल आप फ़िक्र ना करें, हम इंशाल्लाह ताला आपकी बेटी को भूखा नहीं रखेंगे। और जहाँ तक बात है ख़याम और सना के छोटे होने की, तो मेरे ख़्याल में हमें टाइम से अपने बच्चों के फ़राइज़ निभा लेने चाहिए। असद ने बात समझाने वाले अंदाज़ में कहा, मगर अभी मेरी बेटी पढ़ रही है। फैज़ान साहब ने एक और मसला पेश इस दौरान सना ने और हिना ने मिलकर चाय का सामान लगाया। जी हम जानते हैं सना ख़याम दोनों ही एक क्लास में हैं और इनका आखिरी साल है। असद ने कहा, चलें हम आपको कल तक बता देंगे। फैज़ान साहब ने कहा, ठीक है, फिर हमें इजाज़त दें। असद ने कहा, अरे आप लोग कुछ देर मज़ीद रुक जाते। फैज़ान साहब ने कहा, अरे नहीं, आगे ही देर हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। असद ने कहा और वो लोग सब से मिलकर चले गए, जबकि आशा ने इस दौरान एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। असद को ये बात को बहुत महसूस हुई, मगर इसने घर जाने से पहले इस बारे में बात ना करने का फ़ैसला किया था। आशा लोगों के भेजने के बाद क़याम ने परी को फ़ोन किया। अस्सलाम वालेकुम क़याम, कैसे हो? परी ने कॉल पिक करने के बाद पूछा। ठीक हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है क्या हुआ है? क़याम ने बात में सस्पेंस डाला। क्या हुआ है? परी जल्दी से बोला, आज आप ही लोग सना के घर गए हैं मेरा रिश्ता लेकर। और क़याम न जाने क्या क्या बोल रहा था, मगर परी सुन ही कहाँ रही थी, वो तो वहीं अटक गई थी। अरे क्या हुआ, तुम सुन भी रही हो कि नहीं? क़याम की आवाज़ पर वो होश में आई। कुछ नहीं, मुझे लगता है दादो बुला रहे हैं, मैं इनकी बात सुनने जा रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, परी ने कहकर कॉल काट दी, जबकि क़याम अरे अरे कहता रह गया। इसको क्या हुआ? क़याम ने खुद से कहा और अंदर चला गया। क़याम कहाँ है? आशा ने घर में दाखिल होते हुए पूछा। वो तो अपने दोस्तों के साथ बाहर गया है, फ़ातिमा ने कहा, जिस पर आशा सहलाती ऊपर चल दी। इसकी खामोशी असद को खटक रही थी। आशा कमरे में बैठी किसी गहरी सोच में गुम थी। वो वीरान कमरे में बैठी कड़ियाँ जोड़ रही थी। दफ्तर वो उठी, इसने अलमारी खोली, अंदर से एक पुराना एल्बम निकाला और ये इसकी पुप्पो की शादी का एल्बम था। वो इसे लिए बेड पर आ बैठी। एल्बम खोलने से पहले इसने दिल में दुआ की कि इसकी ख्वाहिशां गलत साबित हों। पर गहरी सांस लेकर इसने एल्बम खोला। वो बगैर कोई हरकत दिए एक के बाद एक सफ़ा पलट रही थी। दफ्तर एक तस्वीर पर वो रुकी, इसने आंखें बंद करके खोली। जिसका डर था वही हुआ। तभी दरवाज़ा खोला। मामा आप लोग आ गए। 10 साला आदिल भागकर इसके पास आया। आयशा ने एल्बम बंद करके साइड टेबल पर रखा। जी मेरा बच्चा आ गया। आयशा प्यार से माथे पर आई, इसके बाल हटाती बोली, मामा वहाँ क्या हुआ? वो लोग मान गए। चाचू की शादी कब होगी? आदिल ने जोश से पूछा। इसके अंदाज़ पर आयशा मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा कि वो सोच कर बताएंगे। और आप भी अब तक क्यों जाग रही हैं? सुबह तो स्कूल भी जाना है। चलो शाबाश, अपने रूम में जाओ। और भाई कहाँ है? आशा ने पूछा। वो तो कब का सो चुका है, आपका वेट कर रहा है। आदिल ने कहा, चलो मेरा बच्चा जाकर सो जा, सुबह बात करेंगे। आशा ने प्यार से इसके सर पर बोसा दिया, जिस पर वह मुस्कुराते हुए उठ गया और वो भी गहरी सांस लेती चेंज करने उठ गई। अब तो फैसला किस्मत के हाथ में था। आशा चेंज करके बाहर आई तो असद बेड पर लेटा कोई किताब पढ़ रहा था और उनकी लाइट्स ऑफ करती सोने के लिए लेट गई। असद अभी भी साइड लैम्प की रोशनी में बैठा पड़ रहा था, जबकि आशा बस छत को देख रही थी। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसका ज़हन बस एक जगह अटका हुआ था। क्या सोच रही हो? असद ने किताब रखते हुए पूछा। कुछ नहीं, आशा गहरी सांस लेकर बोली। असद को इसका अंदाज खटक रहा था। कुछ तो है, जब से आई हो तब से खामोश हो। वहाँ भी बिल्कुल खामोश थी। कुछ हुआ है क्या? असद ने पूछा। नहीं, बस ऐसे ही। एक बात बताएं, कुछ दिन पहले फूफा का वकील आया था, क्या कोई काम था? आयशा ने पूछा। हाँ, वो ज़ैनब फुप्पो वाला घर और बिज़नेस ख़याम के नाम ट्रांसफ़र हो गया है ना। फूफा की वसीयत थी कि जब वो 22 साल का हो जाएगा तो सब कुछ इसके नाम पर मुंतकिल हो जाएगा, इसलिए वकील आया था। असद ने कहा। फूफा का बैंक बैलेंस भी था, वो भी? आयशा ने पूछा। हाँ वो भी। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? असद ने पूछा। नहीं, बस ऐसे ही, मुझे नींद आ रही है, लाइट ऑफ कर दें? आशा आंखें बंद करती बोली। असद ने भी मज़ीद कुछ ना पूछा, वो भी लाइट ऑफ करता आंखें मूंद गया। बाबा मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। प्रेशर बैग कंधे पर डालती बोली। बेटा नाश्ता? आदम साहब ने कहा। बाबा भूख नहीं है, मैं पहले ही लेट हूँ, कॉलेज में कुछ खा लूँगी। ओके अल्लाह हाफ़िज़। प्रेशर बोलती तेज़ी से बाहर निकल गई। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। आदम साहब बोले। इस लड़की का तो वाकई अल्लाह ही हाफ़िज़ है। दादो सर झटक कर बोली, जिस पर आदम साहब नफ़ी में सर हलाया। प्रेशर तेज़ी से बाहर निकल रही थी जब यकदम चूकी। मोहतरमा जल्दी करें, पूरे 10 मिनट लेट हैं आप। क़याम ने मुस्कुराकर कहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
प्रीशा ने पूछा, हम अपनी ड्यूटी से पर दोबारा से हाजिर हैं, आप जल्दी करो वरना सारे कॉलेज के सामने बेइज्जती होगी। क़याम ने कहकर बाइक स्टार्ट की। प्रीशा खामोशी से इसके पीछे आ बैठी। क़याम ने बाइक सड़क पर डाल दी। क्या बात है तुम्हारे, हाँ रमज़ान शुरू हो गया है क्या? क़याम ने पूछा। क्या मतलब? प्रीशा ने नासमझी से पूछा। मतलब ये कि चुप का रोज़ा क्यों रखा है? जितनी मिर्च मसाले वाली खबर मैंने कल तुम्हें दी है, इस हिसाब से तो तुम्हारे पास सवालों की एक लंबी लिस्ट होनी चाहिए थी, पर तुम तो बिल्कुल खामोश हो। क़याम ने कहा। प्रीशा ने आंखें बंद करके खोली। ऐसा कुछ नहीं, बस मेरा एक टेस्ट है, इसकी टेंशन हो रही है। प्रीशा ने बहाना बनाया। अच्छा तो ये बात है, चलो फिर शाम में बैठकर तसल्ली से बात करेंगे। तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा, और ख़बरदार जो कोई बहाना किया तो। क़याम ने कहा, और वो कुछ कहने वाली थी कि चुप हुई। क़याम ने इसे कॉलेज के बाहर ड्रॉप किया, खुद यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। असद अपने ऑफिस में बैठा कोई फाइल देख रहा था जब इसका फ़ोन बजा। से देखा कोई अननोन नंबर था। हेलो, वो कॉल रिसीव करता बोला, अस्सलाम वालेकुम असद साहब, मैं फ़ैज़ान बात कर रहा हूँ, सना का वालिद। फ़ैज़ान साहब ने कहा, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? असद ने मुस्कुराकर पूछा, जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आपको ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि मुझे रिश्ता मंजूर है। लेकिन फ़ैज़ान साहब रुके। लेकिन? असद ने पूछा। लेकिन अभी सिर्फ निकाह होगा, रुखसती बच्चों की पढ़ाई के बाद होगी। फ़ैज़ान साहब ने कहा, जी बिल्कुल, जैसा आप चाहें, तो फिर इस जुम्मे को निकाह रख लेते हैं, अगर आप मुनासिब समझे तो। असद ने पूछा, जी ठीक है, फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ैज़ान साहब ने कहा। अल्लाह हाफ़िज़, असद ने कहकर कॉल काट दी। फिर घर फ़ोन करने का सोचा, लेकिन फिर सरप्राइज़ देने का सोच कर रख दिया। हेलो, प्रीशा को रिसीव करती बोली, मोहतरमा डिनर पर जा रहे हैं, किसी के वलीमे पे नहीं जो तुम्हारी तैयारी ख़त्म नहीं हो रही, जल्दी आओ। यूँ खड़े खड़े मेरी टांगें दर्द कर रही हैं। क़याम बोला, हाँ बस आ रही हूँ। प्रीशा कॉल काटती बोली। फिर इसने एक नज़र खुद को आईने में देखा। वो इस वक्त पिंक लॉन्ग फ्रॉक पर हम रंग हिजाब किए खड़ी थी। इसका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था जाने को, क्योंकि इसमें हिम्मत नहीं थी क़याम के साथ बैठकर किसी तीसरे इंसान को डिस्कस करने की। फिर वो अपना सर झटक कर नीचे चल दी। अस्सलाम वालेकुम। प्रीशा ने सलाम करके एक नज़र बगौर इसका जायज़ा लिया, जो कि ब्लैक पैंट के ऊपर सफ़ेद शर्ट और लेदर की जैकेट पहने खड़ा था। चेहरे पर ज़रा सी बड़ी शेव और इसकी काली चमकदार आंखें से मजीद पुरकशिश बना रही थी। प्रीशा की आंखों में ज़ख्मी पन सा उतरा। वालेकुम सलाम, शुक्र है तुम आ गई, वरना मैं तो नाउम्मीद हो गया था। क़याम ने कहकर बाइक स्टार्ट की। प्रीशा खामोशी से बैठी। अब बताओ कहाँ चले? क़याम ने पूछा। कहीं भी जहाँ तुम चाहो, प्रीशा ने कहा। ओके चलो फिर डिनर करते हैं, मुझे भूख लगी है। क़याम ने कहकर बाइक एक रेस्टोरेंट के बाहर रोकी। स्टडी कैसी चल रही है परी? क़याम ने ऑर्डर देने के बाद पूछा। ठीक चल रही है, तुम सुनाओ? प्रीशा ने कहा। मैं बिल्कुल ठीक, बस पेपर्स के बाद भाई के साथ ऑफिस ज्वाइन करूंगा। क़याम ने कहा। तो वो तो अब तुम्हारी शादी के बाद ही होगा ना? प्रीशा ने कहा। दिल में टीस सी उठी। हाँ बस दुआ करो वो हाँ कर दे। क़याम ने कहा। तभी इसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। एक लम्हे को वो तो बिल्कुल ठहर गया। प्रीशा ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो उसे हैरत का शदीद झटका लगा। जहाँ सना किसी लड़के का बाजू थामे चली आ रही थी, साथ में वो इससे हंस कर कुछ कह भी रही थी। इसने स्लीवलेस रेड कलर की फ़्रॉक पहनी हुई थी, साथ मेकअप और ज्वेलरी पहने वो काफ़ी तैयारी के साथ आई थी। प्रीशा ने क़याम को देखा, इसकी आंखों में वाज़ा नागवारी थी। मैं आता हूँ, क़याम बोलता उठ गया। प्रीशा ने मुड़के से देखा, वो इनकी टेबल की तरफ जा रहा था। सना, क़याम ने पास से जाकर पुकारा। सना ने एकदम चौंके से देखा, इसके चेहरे की रंगत वाज़ा तौर पर उड़ी थी। क़याम तुम यहाँ? सना खुद को कंपोज करती बोली। इसके साथ बैठे लड़के ने अजीब नज़रों से क़याम को देखा, जैसे इसकी मुदाखलत पसंद आई हो। मैं परी के साथ डिनर करने आया था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये कौन है? क़याम ने पूछा। ये कबीर है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। और कबीर, ये क़याम है, मेरा क्लास फ़ेलो। सना ने क्लास फ़ेलो पर काफ़ी ज़ोर देकर कहा, जिस पर कबीर ने एक जांचती नज़र क़याम पर डाली। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कबीर ने क़याम के आगे हाथ फैलाया। क़याम ने एक नागवार नज़र इस पर डाली, फिर इससे हाथ मिलाया। आओ तुम भी हमारे साथ डिनर करो। सना ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर कबीर ने एक तेज़ निगाह इस पर डाली। नहीं थैंक यू, तुम लोग एंजॉय करो। क़याम बोलता अपनी टेबल पर जा बैठा। कौन है वो? प्रीशा ने पूछा। दोस्त है कोई? क़याम ने कहा। इसके चेहरे पर वाज़ा नागवारी थी। कबीर की वजह से नहीं, सना की ड्रेसिंग और इसकी कबीर से फ्रेगनेंस की वजह से। वेटर ने इनका ऑर्डर सर्व किया, लेकिन क़याम की भूख तकरीबन मर चुकी थी। प्रीशा बस गौर से उसे देख रही थी, वो गुस्से में लगता था। थोड़ी देर बाद सना और कबीर वहाँ से निकल गए। घर में सब कैसे हैं? प्रीशा ने इसका ध्यान हटाने के लिए बात शुरू की। सब ठीक हैं, तुम बताओ दादो कैसी हैं? क़याम गहरी सांस लेता बोला, ठीक है, तुम मिलने आ जाना, तुम्हें याद कर रही थी। प्रीशा ने कहा। आऊँगा। खैर तुम बताओ, इस वीकेंड पर क्या प्लान है? क़याम ने पूछा। कुछ ख़ास नहीं, बस एक टेस्ट है, इसकी तैयारी करूँगी। प्रीशा ने कहा। तो फिर मेरे साथ शॉपिंग पर चलो, मैं बहुत दिनों से जाने का सोच रहा था, पर टाइम ही नहीं मिल रहा। अच्छा है, दोनों साथ चलेंगे। क़याम ने कहा। ठीक है, प्रीशा बोली। फिर दोनों यूँ ही इधर उधर की बातें करते रहे। क़याम आराम से खाओ, कोई पीछे लगा है क्या?
फातिमा ने इसे तेज तेज नाश्ता करते हुए देखकर टोका, आपी डोंट डिस्टर्ब, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ और आज मेरा टेस्ट भी है। ख़याम जूस का गिलास उठाता हुआ बोला। ख़याम आराम से खाओ, 10 मिनट तो लगते हैं तुम्हें यूनिवर्सिटी पहुँचते। रिमशा ने कहा, नहीं आपी, मुझे अभी परी को भी ड्रॉप करना है इसलिए लेट हो रहा हूँ। ख़याम पराठा मुँह में डालते हुए बोला, चाचू चाची को भी ड्रॉप कर दीजिएगा। हैदर ने मुस्कुराकर कहा, चाचू चाची को भी ड्रॉप कर दीजिएगा। हैदर ने मुस्कुराकर कहा, चुपचाप पराठा खाओ वरना थप्पड़ों से नाश्ता करवाऊंगा। ख़याम ने इसे घूरकर बोला, ये सही है, अभी चाची आई नहीं है, आपने हमें पहले ही इससे पराया कर दिया है, भूल गए बचपन का प्यार। आदिल दुख से बोला। ख़याम ने पूरी आंखें खोल कर इसे देखा, कौन सा बचपन का प्यार, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। ख़याम बोला, हाँ हाँ, अब हम थोड़ी ना याद होंगे क्योंकि अब तो बस चाची याद हैं आपको, है ना। हैदर बोला। ख़याम ने इसे खाजा नज़रों से देखा, बाकी सब हंस कर इन्हें देख रहे थे। अरे हाँ, मुझे याद आया, फैज़ान साहब का फ़ोन आया तो उन्होंने हाँ कर दी, इस जुम्मे को निकाह रखा है। असद ने मुस्कुरा कर कहा। याहू, हम भी शॉपिंग करेंगे और स्कूल भी नहीं जाएंगे। आदिल और हैदर यकज़बान होकर बोले, बिल्कुल नहीं, दोनों उठो, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, चलो स्कूल दोनों, और तुम भी उठो, अब देर नहीं हो रही तुम्हें। आयशा ने तीनों को झड़का, जा रहा हूँ। ख़याम फ़ौरन उठता बोला। आदिल और हैदर भी मुंह बनाकर नाश्ता करने लगे। बस भी करें मामा, हम थक गए हैं। आदिल ने आशा से कहा। सब ख़वातीन पिछले 3 घंटों से मॉल में घूम रही थी, साथ ख़याम, आदिल और हैदर भी थे जो कि बस मस्कीन शक्ल बनाए इनके बैग से उठाने का काम कर रहे थे। प्रीशे को आयशा ज़बरदस्ती लेकर आई थी। मैं क्या करूँ, हाँ इनसे बोलो, जिनकी शॉपिंग ही पूरी नहीं हो रही। आयशा झंझलाकर बोली। आखिर वो भी ज़बरदस्ती लाई गई थी। ख़याम सना के लिए निकाह का जोड़ा भी ना ले अब आए हैं तो। नाजिश ने कहा, ठीक है अभी, जैसे आपकी मर्ज़ी। ख़याम बोला, और मिस्टर, हमने थोड़ी ना लेना है, ये काम तो तुम्हारा है। ये बैग्स इधर पकड़ाओ और ख़ुद ड्रेस पसंद करो। रिमशा के हाथ से शॉपिंग बैग्स पकड़ती बोली, लेकिन मुझे क्या पता कौन सा ठीक रहेगा। ख़याम ने कहा, जाओ तो सही। फातिमा ने इसे ज़बरदस्ती बाहर धकेला। ख़याम एक शॉप में गया, काफ़ी ड्रेसेस देखने के बाद जब इसे कुछ समझ ना आई तो इसने प्रीशे का नंबर मिलाया। हेलो, क्या हुआ ख़याम, कॉल क्यों कर रहे हो? प्रीशे ने पूछा। परी, ज़रा साथ वाली शॉप में आना, थोड़ी हेल्प चाहिए। ख़याम ने कहा, कैसी हेल्प? प्रीशे ने पूछा। आओ तो सही, बताता हूँ। ख़याम ने कहकर कॉल काट दी। प्रीशे भी एक नज़र सबको देखती बाहर चल दी। क्या हुआ? प्रीशे ने पूछा। आपी ने मुझे ड्रेस पसंद करने भेज दिया। बंदा पूछे, मुझे क्या पता ऐसे मौक़ों पर लड़कियाँ क्या पसंद करती हैं, तुम ज़रा हेल्प कर दो। ख़याम ने कहा। प्रीशे ने गहरी सांस ली, फिर ड्रेस देखने लगी। ये परफेक्ट रहेगा। प्रीशे एक ग्रे कलर की मैक्सी को देखकर बोली, जिस पर मोतियों का काम हुआ था। वो ड्रेस वाकई बेहद प्यारा था। नाइस चॉइस, बहुत अच्छी है तुम्हारी, से यकीनन बहुत पसंद आएगा। ख़याम ने कहकर ड्रेस सेल्स बॉय को पैक करने को कहा। जाकर प्रीशा ने चेहरा झुकाकर न जाने कितने आंसू अंदर उतारे। इस वक्त वो कैसा महसूस कर रही थी, ये बस वही जानती थी। या खुदा, आशा ये ख़याम अभी तक क्यों आयशा, ये ख़याम अभी तक आया क्यों नहीं, सब पूछ रहे हैं। असर ने आयशा से पूछा। आज ख़याम का निकाह था, फंक्शन लॉन में रखा गया था, मुझे नहीं पता, वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। आयशा बोली, उफ, कहाँ चला गया ये लड़का, हाथ धोती है लापरवाही की। असर ने कहा। तभी ख़याम आदम साहब के साथ अंदर आता दिखाई दिया। कहाँ थे तुम, कब से कॉल कर रहा हूँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, इसने पूछा। ख़याम ने स्पार नज़रों से इसे देखा। वो बस एक काम आन पड़ा था, इसलिए देर हो गई। ख़याम बोला। इसके अंदाज़ पर असद को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जबकि आयशा नॉर्मल तासरा से देख रही थी। चलो चलो जाओ, स्टेज पर बैठो, सब इंतज़ार कर रहे हैं। असर ने कहा, जिस पर वो सर हलाता स्टेज पर जा बैठा। खालू जान, प्रीशे कहाँ है? आयशा ने पूछा। वो देखो, वो चली आ रही है अपनी दादों के साथ। आदम साहब ने मुस्कुराकर पीछे इशारा किया, जिस पर आयशा ने मुड़कर देखा, जहाँ प्रीशा अपने दादों का हाथ पकड़े चली आ रही थी। सुर्ख रंग की मैक्सी पहने वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम, प्रीशा ने इनके पास आते हुए सलाम किया। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो, अल्लाह नजरे बद से बचाए, आयशा ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर प्रीशा फीका सा मुस्कुराई। आमीन, प्रीशा बोलती स्टेज की तरफ बढ़ गई। बार बार आंखों में नमी वो पीछे धकेल रही थी। खालू जान, आपसे एक काम कहा था। आयशा ने आदम साहब से कहा। फ़िक्र मत करो बच्चे, तुम्हारा काम हो गया है, बस अब शादी इंजॉय करो। आदम साहब ने मुस्कुरा कर कहा, जिस पर वो भी मुस्कुराती स्टेज की तरफ चल दी। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो। ख़याम, प्रीशा स्टेज पर आती बोली। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक, पर इतनी देर कहाँ लगा दी? ख़याम ने एक नज़र बगौरे से देकर पूछा। वो बाबा पता नहीं कहाँ चले गए थे, इसलिए देर हो गई, प्रीशा ने कहा, जिस पर ख़याम ने महज सर हिलाया। सना नहीं आई अभी? प्रीशा ने पूछा। नहीं, ख़याम ने ये यक लफ्ज़ी जवाब दिया। तभी असद प्रशांत सा स्टेज पर आया। क्या हुआ भाई? ख़याम ने स्पार लहजे में पूछा। ख़याम, वो
वो सना घर छोड़कर चली गई। इसके बाबा का फ़ोन आया था, उन्होंने माजत कर ली है, अब क्या करेंगे? सब लोग पूछ रहे हैं कि निकाह कब होगा। असद प्रशांत साहब बोला, प्रीशा ने चूंक कर ख़याम को देखा पर इसके तासरा बिल्कुल स्पाट थे। ये क्या तरीका है भाई, इन लोगों को अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज़्ज़त का ही ख्याल कर लेना चाहिए। हम क्या जवाब देंगे लोगों को? उमर ने कहा, बिल्कुल ठीक, हमारे सब रिश्तेदार यहाँ हैं, सब पूछ रहे हैं कि निकाह कब होगा, हम क्या कहेंगे लोगों का? आयशा ने गुस्से से कहा, मैं क्या करूँ, मेरी खुद समझ नहीं आ रहा। मेरे भी सब जाने वाले यहाँ हैं, सब दोस्त रिश्तेदार बिज़नेस पार्टनर सब मौजूद हैं यहाँ। अगर निकाह ना हुआ तो बहुत बेइज्जती होगी हमारी। असद पेशानी मसलता हुआ बोला, सभी परेशान खड़े थे, बस एक ख़याम था जो स्पार नज़रों से सब देख रहा था। क्या बात है, क्या हुआ, आए क्यों नहीं वो लोग अभी तक? आदम साहब ने स्टेज पर आते हुए पूछा। नहीं आ रहे वो लोग, इनकार कर दिया उन्होंने। फातिमा ने कहा, क्या पर यूँ अचानक, और ये इतने लोगों से हम क्या कहेंगे? आदम साहब ने पूछा, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर निकाह ना हुआ तो लोग बहुत सी बातें करेंगे। असद बोला, जिस पर आदम साहब कुछ देर सोच में पड़ गए। दफ्तर इसकी नज़र प्रीशे पर पड़ी जो कि परेशानी से सब देख रही थी। एकदम इनके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। असद मेरी बात सुनो ज़रा। आदम साहब असद को लिए कोने में जा खड़े हुए। प्रीशे ने ख़याम को देखा जो स्पार नज़रों से सामने देख रहा था, जहाँ आदम साहब और असद खड़े किसी बात पर बहस कर रहे थे। प्रीशे मेरी बात सुनो ज़रा, आदम साहब ने प्रीशे को कहा। तभी असद के बुलाने पर ख़याम उठ गया। जी बाबा। प्रीशे आदम साहब के साथ एक तरफ खड़ी होती बोली, बेटा मेरी बात तहम्मुल से सुनना, मुझे पता है ये सब कुछ अचानक है, पर बेटा ये लोग बहुत मुश्किल में है, निकाह होना ज़रूरी है वरना लोग बातें करेंगे। आदम साहब ने कहा, क्या मतलब बाबा, मैं समझी नहीं। प्रीशे ने कहा, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ख़याम का निकाह हो जाए। आदम साहब ने कहा, बाबा पर देखो बेटा, अभी जो हालात हैं ये ज़रूरी है प्लीज़ बेटा बात को समझो। आदम साहब ने कहा, लेकिन बाबा ख़याम तो सना को पसंद करता है, तो फिर मैं कैसे? प्रीशे को कुछ समझ ना आई। देखो बेटा, वो लोग तो नहीं आ रहे, इस लड़की ने भी ख़याम की कोई परवाह ना की। अब अगर तुम भी इसका साथ ना दोगे तो वो बेचारा क्या करेगा? प्लीज़ मान जाओ बेटा, ख़याम के बहुत एहसान है हम पर, प्लीज़ मेरा बच्चा। आदम साहब ने कहा, जिस पर प्रीशे सोच में पड़ गई। बाबा ख़याम नहीं मानेगा। प्रीशे ने मन में आई बात कह दी, बेटा असद इससे बात कर रहा है, तुम प्लीज़ हाँ कर दो। आदम साहब ने कहा, जिस पर प्रीशे ने नाचार हाँ कर दी। फिर एक नज़र दूर खड़े ख़याम पर डाली जो अभी भी स्पाट सा खड़ा सामने बोलते असद और आयशा को सुन रहा था। इसके तासरा से बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि इसे इनकी बात पसंद आ रही है या नहीं। प्रीशे गहरी सांस लेती स्टेज पर जा बैठी। थोड़ी देर बाद ख़याम भी इसके बराबर आ बैठा। प्रीशे ने गर्दन मोड़कर से देखा पर इसके तासरा बिल्कुल स्पाट थे। थोड़ी देर बाद मौलवी साहब आए। प्रीशे और ख़याम का निकाह हुआ, जिस पर सबने सुकून का सांस लिया। खाना सर्व होने के बाद मेहमान जाने लगे, अब बस घर वाले बाकी थे। अब हमें चलना चाहिए, आदम साहब बोलते उठ गए। प्रीशे भी उठ खड़ी हुई। वो जाने से पहले ख़याम से बात करना चाहती थी पर इससे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। फ़ोन पर बात करने का सोचकर वो आदम साहब के साथ घर आ गई। दिल के किसी कोने में अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। मन चाहा हमसफ़र मिल जाना भी खुशकिस्मती की बात थी। प्रीशे तुम्हारी बात हुई ख़याम से? रात के खाने पर आदम साहब ने पूछा। आज प्रीशे के निकाह को एक हफ़्ता गुजर गया था। इस एक हफ़्ते ना तो ख़याम मिलने आया था और ना ही वो इसकी कॉल रिसीव कर रहा था। इस एक हफ़्ते में प्रीशे के दिल पर बहुत सा बोझ डल गया था। नहीं बाबा, मेरी बात नहीं हुई। प्रीशे ने कहा, चलो कोई बात नहीं, वो बिज़ी होगा, जब फारिग होगा तो खुद ही तुम्हें कॉल कर लेगा। आदम साहब ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, जिस पर इसने महज सर हिला दिया, वरना दिल तो बहुत वीरान हो रहा था। मुसलसल बजती फ़ोन की बैल से प्रीशे की आँख खुली। इसने हाथ बढ़ाकर साइड लैंप ऑन किया, फिर एक नज़र वॉल क्लॉक को देखा। रात के 12 बज रहे थे। इस वक्त कौन कॉल कर सकता है? हेलो। प्रीशे कॉल रिसीव करते बोली, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। फ़ोन में गूंजती इसकी आवाज़ पर प्रीशे ने पट से आंखें खोली। सारी नींद एकदम उड़न छू हो गई। ख़याम तुम? प्रीशे ने हैरत से पूछा। हाँ मैं जल्दी नीचे आओ, कब से खड़ा हूँ मैं। ख़याम ने कहा, जिस पर प्रीशे ने जल्दी से उठकर बालकनी से बाहर झांका, जहाँ वो आज भी हमेशा की तरह अभी बाइक के साथ टेक लगाए मुस्कुराता हुआ खड़ा था। ख़याम तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इस वक्त? प्रीशे ने फ़ोन से पूछा, भाई तुम्हारा बर्थडे है तो क्या अब हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे? अब बातें ना करो, जल्दी से नीचे आओ। ख़याम ने कहकर कॉल काट दिया। प्रीशे ने एक नज़र से देखा, फिर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो नीचे आई। ख़याम ने एक नज़र बगौर इसे देखा। वो इस वक्त पीले रंग की लॉन्ग फ्रॉक में मलबूस थी। अपने आम से हुलिये में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उफ, कितनी देर लगा दी, चलो चलें। ख़याम बाइक स्टार्ट करता बोला। इसका अंदाज़ बिल्कुल नॉर्मल था। ख़याम मुझे हाँ तुम्हें बहुत कुछ पूछना है, मैं जानता हूँ, फ़िक्र ना करो, किसी अच्छी सी जगह पर आराम से बैठकर सारी स्टोरी सुनाऊंगा, बैठो भी। ख़याम इसकी बात काट कर बोला, जिस पर वो कन्फ्यूज सी बैठी। ख़याम ने बाइक स्टार्ट
की और सड़क पर डाल दी। थोड़ी देर बाद वो एक रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे थे चॉकलेट केक के साथ और कुछ लोग ही। ख़याम ने मुस्कुराकर पूछा, ख़याम प्लीज़ ये नौटंकी बंद करो, अब बताओ भी ये सब क्या था? तुम पिछले 1 हफ्ते से कहाँ थे? ना मेरी कॉल उठा रहे थे, ना मिलने आ रहे थे। प्रीशे ने पूछा। उफ़ बाबा, बता रहा हूँ, इतनी जल्दी क्यों मचा रही हो? बारी बारी बताता हूँ। पहली बात, मैं पिछले 1 हफ्ते से मुल्क से बाहर था, एक दोस्त की शादी अटेंड करने गया था दुबई। ख़याम ने कहा, दोस्त? कौन दोस्त? प्रीशे ने पूछा। अरे वो मेरा दोस्त है ना कबीर, तुम जानती हो, वो जो इस दिन रेस्टोरेंट में भी मिला था। याद आया? ख़याम ने कहा। प्रीशा ने कुछ पल सोचा, फिर एकदम में दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। वो जो इस दिन रेस्टोरेंट में सना के साथ था? प्रीशा ने पूछा। हाँ वही, वो मेरा काफ़ी पुराना दोस्त है, इसकी शादी में गया था। पता है इसकी शादी किससे हुई है? ख़याम ने कहा। किससे? प्रीशा ने पूछा। सना से। ख़याम ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर प्रीशा की आंखें फटने की हद तक खुल गई। क्या? प्रीशा ने बेयकीनी से पूछा। बिल्कुल, तुम जानती हो सना कौन है? ख़याम ने थोड़ी तले हाथ रखकर पूछा। प्रीशा ने आईब्रो चाहकर इसे देखा। सना मेरी कज़न है, मेरे चाचा की बेटी। वो और कबीर काफ़ी अरसे से एक दूसरे को पसंद करते थे। मुझसे शादी वो मजबूरी के तहत कर रही थी। तुम्हें याद है कुछ अरसा पहले बाबा के वकील आए थे। बाबा ने वसीयत की थी कि जब मैं 22 साल का हो जाऊंगा तो इनका सब कुछ मेरे नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसलिए अब मेरा कुछ भी मेरे चाचा इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने जानबूझकर सना को मेरे पीछे भेजा था। वो चाहते थे कि एक बार निकाह हो जाए, फिर वो मुझे रास्ते से हटा देंगे, मेरा सब कुछ इनके पास आ जाएगा। इसलिए वो नाम बदल कर हमसे मिले। इन्हें लगा था कितने सालों बाद कोई कहाँ इन्हें पहचानेगा। लेकिन ख़याम रुका, जबकि पीछे बगैर पलके झपकाए से सुन रही थी, जो कि मज़े से बोल रहा था। इसने मारने की प्लानिंग हुई थी। लेकिन पेशे ने पूछा। लेकिन आयशा आपी ने इन्हें पहचान लिया था। बाकी तसल्ली शादी के एल्बम में इनकी तस्वीर देखकर हो गई। उन्होंने मुझसे बात की और मैंने सना से फिर इसने सारी बात मुझे सुनाई। वो बेचारी भी मजबूर थी, बस एक मोहरे के तौर पे इस्तेमाल हो रही थी। इसलिए तुम्हारे बाबा की मदद से मैंने इसे निकाह के वक़्त गायब करवा कर दुबई भिजवा दिया। 1 मिनट, ये बाबा किधर से आ गए और ये सब तुमने किया? प्रीशा ने हैरत से पूछा। हाँ बिल्कुल मैंने किया। तुम्हारे बाबा निकाह से 1 दिन पहले मुझे मिले थे और उन्होंने एक बात बताई थी जो मेरी परी मुझे इतने सालों में नहीं बता पाई थी। तब मैंने सोचा कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। ख़याम ने मुस्कुराकर कहा, जबकि इसकी बात पर प्रीशा ने चूम कर इसे देखा। दिल एकदम तेज़ी से धड़का। क्या कहा था तुमसे बाबा ने? प्रीशा ने पूछा। यही कि इनकी बेटी अपने बेस्ट फ्रेंड से मोहब्बत करती है और ये कि वो इसके बगैर रह नहीं पाएगी, सो मैं ये शादी ना करूं। कुछ ऐसा ही कहा था उन्होंने। वैसे ही क्या ये सच है? ख़याम ने मुस्कुराकर पूछा, जबकि इसकी बात पर प्रीशा ने गला तर किया। कुछ देर इसे देखा, फिर एकदम आंखों में गुस्सा दर आया। यानी बाबा के कहने पर तुमने मुझसे निकाह किया और मुझे लगा था कि तुम्हें लगा था कि मुझे भी बैठे बैठाए इश्क का भूत चढ़ गया है। चीची, कितनी फिल्मी सोच है तुम्हारी। खैर छोड़ो, चलो केक काटते हैं, ख़याम ने कहा। प्रीशा ने कहर आलूद नज़रों से इसे देखा, फिर एकदम उठकर बाहर निकल गई। ख़याम भी पुरसुकून चलता इसके पीछे आया। केक को पैक करवा कर वो बाहर आया जहाँ वो इसकी बाइक के पास खड़ी थी। मुझे घर छोड़कर आओ, प्रीशा गुस्से से कहा। किस लिए? अभी तो हम लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। ख़याम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, समझे? घर छोड़ कर आओ मुझे। प्रीशा ने कहा। अच्छा छोड़ आता हूँ। इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है? ख़याम ने पूछा। गुस्सा किस बात पर आ रहा है? सीरियसली ख़याम, क्या मुझे अभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए? बाबा को पता चल गया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हें ना चल सका, और अगर बाबा तुम्हें ना बताते तो तुम्हें तो शायद कभी भी ना पता चलता। ठीक है, सना तुम्हारी ज़िंदगी से चलेगी तो तुमने सोचा क्यों ना अब प्रीशा पर तरस खा लिया जाए। अगर तुम्हें पता ना चलता तो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ जाती तो तुम कभी भी मेरे बारे में ना सोचते, प्रीशा ने कहा। और ख़याम बस मुस्कुरा कर से सुन रहा था। मेरी प्यारी परी, तुम्हें पता तो है कि मुझे चीज़ें जल्द समझ में नहीं आती। अगर मुझे पता नहीं चला था तो तुम बता देती, इसमें क्या था? अब क्या ज़रूरी था कि मैं भी किसी फिल्मी हीरो की तरह तुम्हें प्रपोज करता आता? ये दुनिया जितनी हम लड़कों की है इतनी ही लड़कियों की है। जब रिश्ता बराबरी का है तो कोई भी इजहार कर सकता है। और एक बात, और मैंने कोई तरस नहीं खाया तुम पे, समझी? मुझे भी अपनी जल्दी सी परी अच्छी लगती है। तुम्हें पता है आशा आपी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम सना को छोड़ सकते हो? मैंने पहली फुर्सत में कह दिया कि हाँ मैं इसके बगैर रह सकता हूँ। लेकिन अगर कोई मुझसे ये कहे कि तो क्या तुम प्रीशा के बगैर रह सकते हो, तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपनी परी को देखे बगैर तो मेरा दिन नहीं गुजरता। ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? ख़याम ने मुस्कुराकर कहा, जबकि प्रीशा बस हैरत की मुरद बनी से सुन रही थी। बड़ी ही कोई फालतू स्पीच थी। प्रीशा बोली। फालतू स्पीच थी? पूरा 1.5 घंटा लगाकर याद की थी मैंने, ख़याम ने कहा, जिस पर प्रीशा ने इसे गुरी से नवाजा। घर छोड़कर आओ मुझे, और मेरा केक मुझे दो। प्रीशा ने इसके हाथ से केक लेती बोली। ओके मैडम, और कोई हुक्म? ख़याम बाइक स्टार्ट करता बोला। हाँ, सुबह जल्दी
पिक करने आ जाना क्योंकि टेस्ट है मेरा फर्स्ट लेक्चर में। प्रिशे बाइक पर बैठी बोली और कुछ ख़याम ने बाइक चलाते हुए पूछा, हाँ तुम्हें सुबह मुझे शॉपिंग पर ले जाना होगा समझे, और तुम्हारे चाचा का क्या बना? प्रिशे ने कहा, अरेस्ट करवा दिया, सना ने भी इनके खिलाफ बयान दे दिया और मैं तुम्हें कहीं नहीं लेकर जा रहा समझी। ख़याम बोला, देखो मिस्टर हस्बैंड, ये मत समझो कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मुझे अच्छी तरह याद है तुम किसी और से शादी करने वाले थे। सो अगर तुम चाहती हो कि मैं इस बात को अना का मसला ना बनाऊं तो सारी ज़िंदगी चुपचाप मेरे मानते जाओ समझे। पीछे ने कहा, जैसा आपका हुक्म बेगम साहिबा। ख़याम ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर वो दोनों हंस दिए। तो कैसा लगा आपको ये नावल? एक शॉर्ट नावल और एक मुकम्मल स्टोरी थी, एक कज़न मैरिज बेस्ड थी। तो राइटर ने एक अच्छा कॉन्सेप्ट, एक अच्छा प्लॉट इसमें दिया था। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी, और इस नावल में कोई भी मिस्टेक हो तो उसको काइंडली इग्नोर कीजिएगा, और अगर फिर भी आपको रीडिंग पसंद आए तो वॉइस बंद करके रीड कर लीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। दुआ में याद रखिए, अपने वालिदैन का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।